तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच मिशन 100 के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th क्लास की बायोलॉजी के सिलेबस को। एंड धीरे धीरे चलते चलते हौले हौले हम लोग बढ़ रहे होंगे हमारे 12th क्लास के लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी तक। यानी कि हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी को यहां पर पढ़ रहे होंगे। किस तरीके से हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आज उसका एक डिस्कशन कर लेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। एंड देन हम लोग हमारे पहले चैप्टर की डिस्कशन की ओर बढ़ जाएंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो है ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि इस चैप्टर में थोड़ी सी डाइसीनेस है। डाइसीनेस कैसे सर? यहां पर ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसमें नई एनसीईआरटी में कुछ जो कंटेंट है वो काटा गया था, यानी कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि आपका ओमिट किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो आपका कंटेंट है वो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे से हटाया नहीं है। यानी वो जो कंटेंट है वो नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, नीट के सिलेबस में वो आज तक मेंशन्ड है। तो यहां पर पहले 4 टॉपिक्स हुआ करते थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। पहला जो टॉपिक था वो था व्हाट इज लिविंग, उसके बाद था बायोडाइवर्सिटी, देन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड देन टेक्सोनॉमिक एड्स यानी टेक्सोनॉमी के टूल्स। अब टेक्सोनॉमिक एड्स जो है चौथा टॉपिक, वो एनसीईआरटी में से भी हटा दिया गया है एज वेल एज एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस से भी हटा दिया गया है। लेकिन जो पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, वो आपका नई एनसीईआरटी से तो गायब कर दिया गया है, लेकिन अभी भी एनटीए की वेबसाइट पर दिख रहा है, नीट के सिलेबस में दिख रहा है। तो हम कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाले मेरे भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जस्ट लाइक बाबूराव हम लोग एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को डिकोड करने वाले हैं, एनसीईआरटी का कोना कोना चप्पा चप्पा। इनफैक्ट एनसीईआरटी से बाहर का भी काफी सारा कंटेंट हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। इसीलिए मैं आपको व्हाट इज लिविंग टॉपिक भी करा रहा हूंगा डिटेल में। उसको करने के फायदे क्या है? व्हाट इज लिविंग में आप कई सारी चीजों के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं, आपको रिप्रोडक्शन के बेसिक्स पता लगते हैं। और रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट हर जगह पर आप लोग यूज करेंगे, चाहे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की बात करें, चाहे प्लांट किंगडम की बात करें, चाहे एनिमल किंगडम की बात करें, चाहे खुद रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां रिप्रोडक्शन की बात ना होती हो, जहां सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात ना होती हो, जहां मेटाबॉलिज्म की बात ना होती हो। तो अल्टीमेटली यहां पर आप आज जो भी सीखने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें आगे चल के आपको हेल्प कर रही होंगी टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रियली वेल। तो इसीलिए मैंने लिविंग वर्ल्ड से आज अपनी शुरुआत की है, जिससे कि आपका फंडामेंटल, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। और सच में हम 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है, लेकिन लेवल सबके निकलेंगे। चाहे कोई बच्चा 0 पे बैठा हो, चाहे कोई 20 पे बैठा हो, 30 पे बैठा हो, 50 पे बैठा हो, सबके लेवल ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे अगर जितना कंटेंट मैंने क्लास में पढ़ा दिया, समझाने पे कोर फोकस रहेगा। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितने बच्चों ने ये काम कर लिया जो क्लास में डिस्कस हो रहा है, और जितने क्वेश्चंस लगा लिए जो कि होमवर्क दिए जा रहे हैं, देन यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, तो उनको हम लोग सबसे पहले प्राइम लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। आराम से मेरी बात सुनिएगा। अभी भी मेरे कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को कंफ्यूजन है कि क्या सर आप हमें कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाएंगे? जी दोस्त, मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा 360 बाय 360 के लिए। और कंप्लीट बायोलॉजी में सब कुछ आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड, वहां से लेकर के आपका इकोलॉजी तक, बॉटनी प्लस जूलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे। जूलॉजी में स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल किंगडम टू बायोटेक्नोलॉजी, एक एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज हम लोग स्वयं डिकोड करने वाले हैं। सो ये सीरीज आपकी कंप्लीट बायोलॉजी आपकी मैं देख रहा हूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि कल हम डाउट देख रहे थे, सर कमबैक किट नहीं आई है। कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 दिन बाद आ जाएगी, 3 दिन बाद आ जाएगी, 5 दिन बाद आ जाएगी, अगले वीक तक आपके पास पहुंच जाएगी, उससे पहले ही पहुंच जाए डिपेंडिंग अपॉन योर पिन कोड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके पास कमबैक किट आए आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदर देन आप आज एक रफ पेपर निकाल लीजिए, उसको एज ए मेमो ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए। उस रफ पेपर पे अपना डे 1, डे 2, डे 3 ये सारी चीजें ट्रैक कर लीजिए। मुश्किल से 4-5-6 लाइन आप लिखेंगे, वो 4-5-6 लाइन आप अपने नोट पैड में दोबारा से नोट कर सकते हैं, या अलग से कोई डायरी ले लीजिए, उस पर भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी किताबें आप तक जब तक पहुंचती नहीं है तब तक आप लेक्चर्स पे पूरा का पूरा फोकस करिए, क्योंकि इनिशियली क्या रहेगा कि आपके लिए फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं की है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, रियली क्रिटिकल फॉर यू टू मेक द फ्लो। आपके लिए आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह होनी चाहिए कि आप डेली का काम डेली कर रहे हो। अगले 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप सिर्फ हमारे साथ फ्लो बना पाए। शुरू का 10%, 15% भाग जो है किसी भी कोर्स का, किसी भी करिकुलम का, वो फ्लो बनाने में जाना चाहिए।
तो आप बस डेली का काम डेली कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हो जाएगा। तब तक अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी कर पाते, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स 2 हफ्ते के बाद आपको एडिशनल कामों की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको खुद से भी टेस्ट देना स्टार्ट करने होंगे, आपको हम लोग भी टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल डीपीपीस भी प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल शीट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उन सारी चीजों को आपको बढ़िया तरीके से ट्रैक पे रखना होगा, तब जाके आपका काम चल पाएगा। तो स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं लेना है। स्टार्टिंग में आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं आपको थोड़ा सा लाइट रखूं, है ना, थोड़ा बहुत जो है आपको हल्के हल्के लेक्चर्स दिए जाएं। अगर 1.25 घंटे का हमारा टाइम है तो 1.25 घंटे 2.25 घंटे इतना ही आपका लेक्चर का टाइम रहे, इतना ही लेक्चर की ड्यूरेशन रहे। लेकिन बाद में आपकी रिकॉर्डिंग्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाएगी। कभी संडे को टाइम है तो संडे को भी रिकॉर्डिंग करके डाल दी, और कभी मेरे दोस्त हो सकता है आपका कोई चैप्टर जो है वो 1 शॉट में ही निपटा दिया, मेरे भाई 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग एक ही दिन आ गई, ये भी हो सकता है। सो आपका टाइम आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, एंड उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में आपका फ्लो हमारे साथ साथ बन चुका हो। तो कमबैक किट आपके पास आराम से आ जाएगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। तो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलना स्टार्ट करेंगे, सर इस चैप्टर से पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन है, द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का, एज वेल एज अर्नेस्ट मेयर साहब का डिस्क्रिप्शन है, और आपका लिविंग वर्ल्ड के पीछे लिविंग वर्ल्ड की समरी भी है। तो जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, यानी पूरी बायोलॉजी, उसमें समरी के पॉइंट्स तो मैं नोट्स में ही इंक्लूड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा बकायदा कि ये पॉइंट समरी में अलग से दिया हुआ है, अलग से भी समरी पढ़ा दूंगा। एंड जितने भी यूनिट के इंट्रोडक्शन है और जितने भी साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन है फॉर ऑल 10 यूनिट्स, वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे, एक फोल्डर बनवा दूंगा। यहां पर आज के लेक्चर में हम सीधा चैप्टर के डिस्कशन से शुरुआत कर रहे होंगे। तो मैं आपको यूनिट्स इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको मैं अलग से इसीलिए बना रहा हूं जिससे इन पर आपका फोकस चला जाए, वरना हमारे मेन कंटेंट में चीजें मिस हो जाएंगी। यूनिट्स इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन एंड समरी, ये सारी की सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, वेल इलेबोरेटेड दे दी जाएंगी। यानी कि हम लोग एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ने वाले हैं, उसके बाहर भी हम लोग चीजें पढ़ रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी का तो चप्पा चप्पा कोना कोना हम लोग एकदम छान लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, क्लास में ही सारी चीजें याद हो रही होंगी अगर आप पूरे फोकस के साथ बातों को सुन लेते हैं। यू जस्ट नीड अ माइनर रिविजन, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम यहां पर कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ेंगे, कमबैक किट आपकी अवेलेबल हो जाएगी, यूनिट का इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन एंड समरी जो है आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी, अलग से एक फोल्डर बना करके। उसके अलावा मेरे दोस्त, हम लोग एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यानी मैंने यहां पर अपने सब्जेक्ट को बॉटनी और जूलॉजी में नहीं बांटा है, मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलूंगा। फॉर एग्जांपल, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जो कि बॉटनी का है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बॉटनी का है, प्लांट किंगडम बॉटनी का है, एनिमल किंगडम फिर जूलॉजी का है, फिर मॉर्फोलॉजी बॉटनी का है, एनाटॉमी बॉटनी का है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजी का है, फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बॉटनी का है, बायोमोलिक्यूल्स जूलॉजी का है, सेल साइकिल सेल डिवीजन बॉटनी का है, फिर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की है, फिर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी की है। जिस हिसाब से आपका एनसीईआरटी में 11th क्लास में और 12th क्लास में सीक्वेंस दे रखा है, सेम उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग सीक्वेंस को छेड़ने वाले नहीं है, जिससे आपका भी एक बेहतरीन फ्लो तैयार हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के, बहुत बड़े बड़े धुरंधरों ने, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने लिखी है, उन्होंने जेन्युइनली सोच समझ के ही एक फ्लो तैयार किया था। उसी फ्लो को हम लोग यहां पर टैकल करने वाले हैं, बिकॉज ये जो फ्लो है ये एक के ऊपर एक लेयर बनाता हुआ चलता है। अगर आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलेगी, मैं आपको मिलती हुई दिखाऊंगा हेल्प। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, उसके रेफरेंस से प्लांट किंगडम में हेल्प मिलती है। मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, एनाटॉमी में हेल्प मिलती है। इसी प्रकार से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया है तो आगे चल के हेल्प मिलेगी, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलेगी। सो अल्टीमेटली चैप्टर्स का सीक्वेंस बहुत प्यारा तैयार किया हुआ एनसीईआरटी में, उसी चैप्टर सीक्वेंस को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। फिर एक और स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर 18 अप्रैल दिखा रहा है आपकी कोर्स कंप्लीशन डेट, 18 अप्रैल। तो ऐसा नहीं है कि 18 अप्रैल को ही आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या उससे भी पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन जो है बाद में मैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रेजुअली हल्की हल्की करके बढ़ाता चलूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गुरुजी हम तो जीरो पे खड़े हैं। पहली बात तो जीरो पे कोई बच्चा होता नहीं, जो अपने आप को जीरो पे कंसिडर करके चल रहे हैं मेरे भाई, यू आर इन अ मिथ। जीरो पे टेक्निकली कोई बच्चा नहीं होता। अगर आपको बायोलॉजी के बारे में 10 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी लाइंस भी पता है, देन यू आर नॉट स्टैंडिंग एट जीरो, यू आर एट सर्टेन लेवल, यू आर एट सर्टेन पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को बस आपको इलेबोरेट करते हुए चलना है। तो यहां पर आपका मेन जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए टू अंडरस्टैंड।
यहां पर आपका मेन काम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज। जितनी बार चीजें रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करो, एंड जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये आपका मेन मोटो, ये आपका मेन मंत्र होना चाहिए। अगर ये आप कर गए तो आपका एग्जामिनेशन जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त सबसे जरूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, सबसे जरूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लें बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया है तो आप उसे कहीं भी इंप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी इंप्लीकेट कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम अगर आप चीजों को देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में चीजें सेट होती चली जाएंगी। और जितना चीजें सेट होती चली जाएंगी, आपको दो ऑप्शंस में एलिमिनेशन करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। और प्रैक्टिस इस चीज को और ज्यादा प्रॉपर कर देगी आपके लिए। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर आपको 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यूज सजेस्टेड होते हैं, लेकिन आप जो है उल्टा भी चल सकते हैं। यानी आपने 25 कर लिया, 24 कर लिया, 23 कर लिया, 22 कर लिया, 21 कर लिया, 20 कर लिया, पिछले 6 साल के कर लिए। और उसके बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद टाइम मिला तो उसके पहले के सवाल आपने बाद में लगा लिए। उसके अलावा आपके टेस्ट होंगे, यहां पर रैंक बूस्टर टेस्ट होंगे, इन टेस्ट को आपने दे दिया। एआईटीएस आपको मिलेंगे, इन एआईटीएस को आपने दे दिया। अगर आपने रैंकर्स टेस्ट सीरीज ले रखी है ऑफलाइन वाली, तो आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अलग अलग टेस्ट आप दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी डीपीपी जो है एज वेल एज आपकी कट्टर शीट जो है ये आपको मिलेगी, इससे भी आप सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपकी कमबैक किट आएगी तो कमबैक किट में भी आपके पास बुक है, वो जो बायोलॉजी की ब्लैक बुक है, उससे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे सवाल आपके पास होंगे। मोटा मोटा मान करके चलिए कि दिन के अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी 30-30, 40-40, 50-50 सवाल बना ले गए, यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आप बार बार रिवाइज करते हुए चलेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। एंड दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए तैयार किए हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स। दुनिया के बेहतरीन नोट्स क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि मेरा एक क्राइटेरिया है नोट्स को देखने का, और वो क्राइटेरिया बहुत सॉलिड है। वो क्राइटेरिया ये है कि पहली बात तो ये नोट्स जो हैं ये आपके फुलफिलिंग हो। फुलफिलिंग मतलब कुछ छूटे ना, सब कुछ इसमें कवर हो जाए। यानी अगर मैंने आपको नोट्स दे दिए और उसके बाद भी आप चिंता में हैं कि सर इससे पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर एज अ टीचर मैं नोट्स दे रहा हूं, एज अ स्टूडेंट मैं सिर्फ वो बातें लिखूंगा नोट्स में जो मेरे लिए जरूरी है, जो मुझे नहीं आती या जो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन एज अ टीचर तो मैं आपको सब कुछ ही देना चाहूंगा। मैं एक सोल रिसोर्स बनाना चाहूंगा जिससे आपका सारा का सारा काम हो जाए। तो मेरे जो नोट्स हैं वो फुलफिलिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे जो नोट्स हैं इसमें एनसीईआरटी नहीं छूटती, तो दे आर एनसीईआरटी बेस्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस यूएसपी को थोड़ा और खास बनाती है कि मेरे जो नोट्स हैं वो जेठालाल का साला होती हैं, यानी सुंदर होती हैं। अर्थात अगर आप मेरे नोट्स देख लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आपको उतनी सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने में शायद बहुत टाइम लगे। अधिकतर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे भी अच्छे नोट्स बनाते हैं, पर भगवान की कृपा से मेरी राइटिंग जो है बहुत अच्छी रही है। तो मैं जब आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और नोट्स देता हूं तो अधिकतर स्टूडेंट उन नोट्स को पढ़ना प्रेफर करते हैं। और इसीलिए हमने अपनी किताब भी हाथ से लिखी थी जिसका नाम था बॉटनी मेड इजी। अगर आपके पास वो किताब है तो सीधा सीधा बॉटनी का तो आपका जुगाड़ हो गया। जूलॉजी के भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास खुद वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि ये जो आपका बैच है ये भी मैंने आपके प्यार की वजह से लिया है कि यार इस बार पूरी बॉटनी जूलॉजी पढ़ानी ही है अपने जार्विस को, अपने स्टूडेंट्स को। सो यहां पर मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अगले 1-1.5 महीने में मैं आपको कुछ ना कुछ करके कोई प्रिंटेड नोट्स जूलॉजी के अपने ही हाथ से लिख के प्रोवाइड कर दूं। लेकिन प्रॉमिस नहीं है, बैच पे मैं पक्का प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो प्रिंटेड फॉर्मेट में एज अ किताब की रूप में आपके सामने आ पाएगा या नहीं, वो मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें कई सारे और प्रोसेसेस हैं। पब्लिकेशन के लिए टीम को देना पड़ता है, देन प्रिंट होके आता है, देन आप तक डिस्पैच होता है। देयर इज अ वेरी बिग लूप। तो उस लूप पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो जो नोट्स है ये सुंदर बनेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस इन सुंदर नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और अपनी क्लास में बैठ करके समझ लेना है इन नोट्स को, क्योंकि नोट्स अपने आप में बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं मेरे भाई। इसके बाहर कुछ जाने का चांस ही नहीं होता। करेक्ट? यहां पर एक एक चीज आपको, एक एक पॉइंट आपको बहुत इलेबोरेटेड मिलेगा। तो ये सारे के सारे नोट्स जो हैं आपको क्लास में ही मिल जाएंगे, और अलग से भी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो लास्ट स्लाइड पर मैंने उसका क्यूआर लगा दिया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे से भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर अदर देन दिस
कुछ शीट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त, ये सारी चीजें हो गई, नोट्स आपको मिल गए, आपको कई सारे प्रैक्टिस शीट्स मिल गई, आपको डीपीपी मिल गई। अब इन सब में आपको सप्लीमेंटेशन टेक्निक यूज करनी है, विच इज माय फेवरेट टेक्निक। मैं हर बैच के स्टार्ट होने से पहले बताता हूं, कई बच्चों को शायद ना पता हो, इसीलिए मैं अपने मन की शांति के लिए दोबारा से सप्लीमेंटेशन टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूं। सप्लीमेंटेशन टेक्निक मतलब कि कोई भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सेट कर दिया फॉर नीट, कि बॉटनी में समझ लो 45 क्वेश्चन आने थे, जूलॉजी में 45 क्वेश्चन आने थे, 44 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जांपल एक हल्का सा एक क्वेश्चन निकाल दिया मैंने कि इकोसिस्टम टर्म किसने दी। अब टेंसली साहब ने टर्म दी है, पर समझ लो कि एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर आपने स्किप कर दी गलती से, लेकिन ये चीज आपको पता तो लग गई ना फ्रॉम द टेस्ट जो आपने दिया। अगर टेस्ट में सवाल आया है तो आपको तो पता लग गया ना। तो आप क्या करें, उस टेस्ट पेपर में आए हुए सवाल को सिर्फ ये कैलकुलेट करके ना छोड़ दें कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। हर पेपर से आपको जो नई बात मिलती जा रही है, हर डीपीपी में आपके 2 क्वेश्चन जो गलत सॉल्व हुए हैं, जहां से आपको कोई नई बात मिल रही है, कोई और रिसोर्स अगर आपने हल्की फुल्की देखी चलते फिरते और वहां से आपको कोई नई चीज मिल रही है। एनसीईआरटी में कोई बात नहीं थी जो मैंने आपको समझाई, जो आपको पहले समझ में नहीं आई थी, इस तरीके से आपको कोई नया तरीका मिला, आपको कोई नया न्यूमोनिक मिला, उसको अपनी एनसीईआरटी में अपने नोट्स में ऐड करते हुए चले, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक। मतलब एवरी स्टेप मेक्स योर नोट्स पावरफुल। Every step makes your notes powerful, है ना। और अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जो कि आपके पास सच में नहीं है, तो बॉटनी के लिए तो सीधा सीधा आप बॉटनी मेड इजी ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। वैसे भारत की सबसे पसंदीदा बॉटनी किताब है, तो आप अगर पहले से है आपके पास तो इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कुछ एडिशनल बातें। अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी बुक इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी के एकदम पैरेलल चलेगा। तो एनसीईआरटी की कोई बात जो आपको एडिशनल समझ में आ गई है, उसका स्टिकी नोट जो है अपनी एनसीईआरटी पे चिपका लीजिए और एनसीईआरटी को रगड़ रगड़ के 10-12 बार पढ़ डालिए। नीट एग्जामिनेशन से पहले पहले मैं अपने तरीके से ही आपको कई बार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट बहुत गौर से सुननी है मेरे दोस्त। दिस रिक्वेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे। टुडे इज डे 1। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे सारे छोटे भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस 100 दिन के दौरान प्लीज टूटिएगा मत। मैं जानता हूं ये जो जर्नी है, इसमें एक ग्राफ होता है जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो आपका स्पाइक है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफ कभी नीचे गिरता नहीं है, लेकिन वो उठे जरूर दोबारा। अगर आज आपने सिर्फ 6 घंटे काम किया है, कल मेक श्योर करिए कि आप 7 घंटा 7.5 घंटा काम करें। अगर मेरे भाई कल आपने 10 घंटा काम किया था, आप कोशिश करें कि अगर आपका टारगेट 12 घंटे का था, आज आप कुछ ना कुछ करके उसे कंपनसेट कर दें। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास बहुत चुनिंदा दिन है। अब आप एक भी दिन वेस्ट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अब आपको अपने संडे को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो पहली बात तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, टूटिएगा मत। आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत प्राइम लेवल का मिल रहा है। यहां पर ये लेक्चर जो पहला लेक्चर है ये यूट्यूब पर भी जाएगा। यूट्यूब के बच्चे जो है आपको कमेंट करके बता देंगे, अलग अलग बैचेस के बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि बैच का कंटेंट इनफैक्ट कुछ ना कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि क्रिस्प फॉर्मेट में ज्यादा ही दिया जाए, तो वो जो है बच्चे वैलिडेट कर देंगे। आप नीचे कमेंट्स देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे भाई कि सर ये छोटा लिखिए ये बड़ा लिखिए, ऐसा नहीं। नॉर्मल आपके लिए जो नोट्स तैयार किए गए हैं उनको मैं एंड टू एंड, मेरा कोर फोकस जो रहेगा वो समझाने के ऊपर रहेगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, उन्हीं को 10 बार पढ़ो या एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो अच्छे तरीके से। कोर फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। समझ गए इस टाइम पर, समझाने का याद कराने का कंप्लीट जिम्मा मेरा, एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे लाने का जिम्मा मेरा, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे उठाता हूं। 360 में से 360 नंबर का काम कराने का जिम्मा मैं अपने कंधों पे उठाता हूं, वो मेरा पार्ट है। आपका पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ठीक तरीके से पढ़ लेना। जितनी बार मैं रिवीजन करने के लिए कह रहा हूं उतना रिवीजन कर लेना। अपने मेमो में अपने जो नॉर्मल डेली टास्कर है उस टास्क बुक में डेली नोट कर लेना कि मैंने कितनी बायोलॉजी पढ़ी, कितनी फिजिक्स पढ़ी, कितनी केमिस्ट्री पढ़ी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, किस दिन मैंने टेस्ट दिया, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, किस दिन मैंने काम चोरी करी, किस दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया। अपनी पीठ भी थपथपाओ, अपने आप को कोसो भी वहां पर। आप 100 दिन बचे हैं, अपने ऊपर रहम मत करो मेरे भाई बिल्कुल भी। यहां से अगर आप निकल गए देन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोग बैठे हुए होंगे, और वही सबसे जरूरी चीज है आज की। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपने मिशन 100 लिया है, तो मैं आप सभी लोगों की कद्र इसीलिए करता हूं क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी ये ख्याल है कि आपको एक मेडिकल कॉलेज सीट अलॉट होनी चाहिए, एंड यू आर ट्रूली डेडिकेटेड फॉर इट, तो आपको मिल भी जाएगी।
तो आराम से प्यार से एक एक चीज को समझते पढ़ते हुए चलेंगे। बस मेरी बातों को सुनते चले जाना, समझते हुए चले जाना। अपने विपू भैया पे आपने आज तक इतना भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं डबल ही करने आया हूं। यहां पे 2 सब्जेक्ट उठा करके उस भरोसे को मैं आधा नहीं करने आया हूं। सो जाहिर सी बात है, अब मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत हैं और आपके ऊपर भी काम का प्रेशर बहुत है। मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लेता हूं, आप अपना प्रेशर उठा लो। मुस्कुराकर उठाएंगे तो ये सफर आसान लगेगा, प्यार से कट जाएगा। अगर रो रो कर उठाएंगे, ना मेरे लिए आसान होगा ना आपके लिए आसान होगा। सत्य यह है कि करना तुम्हें भी है, करना मुझे भी है। तो एकदम हाथों में हाथ डाल के साथ चलते हैं। लेट्स मूव टुगेदर, लेट्स मूव फॉरवर्ड और इस बड़ी सी चट्टान को क्रैक कर देते हैं। यही सबसे प्यारा रास्ता है कि फेस कर लो प्रॉब्लम को, उससे आसान कुछ होता ही नहीं। इफ यू हैव मेड अ टेंडेंसी टू फेस द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। एंड अगर आप उस प्रॉब्लम के प्रति काम करने लग गए, डेली ईमानदार रहे, तो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हर साल हजारों बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है। आप में से भी कई हठी बच्चे जो होंगे, जिद्दी बच्चे जो होंगे, जो 100 दिन टिक जाएंगे यहां पर, जो सारे बताए हुए कामों को कर ले जाएंगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा नेचुरल ट्रुथ है, ना मैं कुछ छुपा रहा हूं, ना मुझे छुपाने की जरूरत है। सबको पता है, ये बात ओपनली अवेलेबल है कि जो मेहनत करता है और जो सही दिशा में मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपके पास मेहनत करने के लिए रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास दिशा भी है। अब चलना आपको खुद पड़ेगा। रास्ता मैं दिखा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा भैया टॉर्च लेके आपके आगे आगे चल सकता हूं, पीछे आपको खुद आना पड़ेगा। अगर दोनों फिनिशिंग लाइन पर सेम टाइम पर पहुंच गए, देन वी कैन किल द गेम। और वही करने हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि भाई जान लगा दें। अब देयर इज नो वे बैक, राइट? सो आई विश यू ऑल द लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये जर्नी हमारी बहुत सुलभ रहे, बहुत अच्छी रहे और हम लोग इससे बहुत प्रोडक्टिव आउटकम निकाल पा रहे हो। आज हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा सिलेबस को लाइट रखूंगा, जिससे आपको कैच करने में, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। और धीरे धीरे हम लोग लेवल, क्लास ड्यूरेशन, इन दोनों ही चीजों को बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि आज हमारा एकदम फंडामेंटल टॉपिक है। देखते हैं कितना टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ प्लान नहीं करके आया हूं। मैं कभी कोई क्लास प्लान नहीं करके आता, मैं हमेशा टॉपिक वाइज ही चलता हूं। तो मैं चैप्टर पूरा लेकर के आया हूं। अब देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है, कि वो 2, ढाई, 3 घंटे में कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर भाई वन शॉट में भी मैं 6-6 घंटा खींच देता हूं। यहां पर मुनासिब वक्त है हमारे पास, उसी में खेलना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्यादा फोकस समझने पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमारा हो। करेक्ट? तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स बड़े प्यारे हैं, एकदम एचडी क्वालिटी नोट्स। अब छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, कोई टेंशन मत लेना मेरे भाई। जब ये ऐप में खुलेंगे, जब ये अच्छे तरीके से आपको दिखाई देंगे, बहुत प्यारे, एक एक मोती जैसा अक्षर मेरे भाई तुम्हारे लिए खुद मैंने हाथ से लिखा है और बहुत जग जग के नोट्स बनाए हैं मैंने। इतनी प्यारी चीजें हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज दीज नोट्स, तब आपको पता लगेगा कि गुरुजी ने क्या बना दिया है यहां पर। विपू भैया क्या तैयार करके लेके आए थे, क्या मुजस्सिमा गढ़ा था, वो आपको तब पता लगेगा व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज दीज नोट्स। और जब मैं एक एक करके पॉइंटर आपको समझाऊंगा, आपको पता लगेगा कि जितना आसान किसी नोट को बनाया जा सकता था, उतना ही आसान, उतना ही फुलफिलिंग, उतना ही एनसीईआरटी बेस्ड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के साथ सब कुछ इस नोट के अंदर डाल दिया गया है। बहुत ही ज्यादा शिद्दत से लिखे गए हैं। कल मुझे 7-8 घंटे लग गए सिर्फ ये लिखने में, लेकिन हाँ, दिस इज अ वन टाइम एफर्ट। लेकिन जब आपके सामने आएगा मेरे भाई, मजा ही आ जाएगा। सो कई सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर्स, यानी हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और जब भी हम बैच में किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला काम यह होता है कि हम खोपड़ी पर लगाते हैं नारियल का तेल और घुस जाते हैं टॉपिक के नाम में, क्योंकि टॉपिक का नाम हमें काफी कुछ सिखाना चाहता है। टॉपिक के नाम में कई सारे रहस्य छुपे होते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नाम में क्या रहस्य छुपा हुआ है सर? लिविंग वर्ल्ड यानी एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है जिसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो दुनिया क्या है? हमारा अर्थ। यानी हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो गोला है, इसमें अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मेरे दोस्त, कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सर? 1.7 to 1.8 मिलियन अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने? 1.7 to 1.8 मिलियन। 17 से 18 लाख अलग अलग प्रजातियां हैं जो हमारे अर्थ पे रहती हैं। अब सोच के देखो, जहां भी आप जाते हो आपको ह्यूमन बींग्स दिखाई देते ही हैं। अंटार्कटिका में भी कोई ना कोई ह्यूमन रह रहा होगा, है ना? किसी डेजर्ट में भी, सहारा डेजर्ट में भी कोई ना कोई ह्यूमन आपका घूमता हुआ दिख जाएगा। नॉर्मल प्लेन्स जो हैं, यानी मैदान जो हैं, नॉर्मल जंगल जो है, वहां भी कोई ना कोई ह्यूमन दिख जाएगा। और कितने सारे ह्यूमन हैं वर्ल्ड में, हमारे पास पॉपुलेशन काउंट भी है। भाई भारत की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ के आसपास है, यानी 1.5 बिलियन के आसपास है।
और पूरी दुनिया की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन के आसपास है। अब सोच के देखिए, ये जो 8 बिलियन का नंबर है, ये जो 8 अरब का नंबर है, ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ही तो हैं। और ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नाम क्या है सर? होमो सेपियंस। हम सारे 800 करोड़ जो ह्यूमंस हैं, हम सारे के सारे होमो सेपियंस हैं। हम सबकी स्पीसीज सेम है, हम सब सेपियंस हैं। यानी इतनी बड़ी दुनिया में आपको हर जगह ह्यूमन बींग्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक स्पीसीज में काउंट हो रहे हैं। हम सारे ह्यूमन बींग्स, हम सारे मनुष्य एक स्पीसीज के पार्ट हैं बस। और ऐसी 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, और कई ऐसी स्पीसीज हैं जो कि नंबर में ह्यूमंस से भी ज्यादा हैं। अगर आप मक्खियों की बात करें तो हमसे लाखों गुना मक्खियां जो है अर्थ पे पाई जाती हैं। तो सोच के देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इस डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, और क्यों इतनी ज्यादा लिविंग डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, इसी को समझने के लिए हम लोगों ने एक सब्जेक्ट तैयार किया था जिसका नाम होता है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जब आप लिविंग प्रोसेसेस के बारे में, जब आप जीव जंतुओं की स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में करते हैं। और इस बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला बॉटनी, जहां आप प्लांट के बारे में ज्यादातर चीजें समझ रहे होते हैं, और दूसरा जूलॉजी, जहां जू का मतलब ही होता है रिलेटेड टू एनिमल्स, तो वहां आप एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ये देख ले भैया, लिविंग वर्ल्ड में पहले शब्द को डिकोड कर ले हम लोग कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या होता है आखिर। भाई अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, और ये एक नॉन लिविंग चीज है, ये मेरा स्टाइलस है, ये मेरा पेन है, मुझ में और इस पेन में क्या डिफरेंस है? दैट शुड बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ माई कंसर्न। जैसे अगर मैं बात बताऊं कि मैं चल सकता हूं, यह पेन खुद से नहीं चल सकता। इस पेन को मैं अगर यहां पे रख के चला गया तो यह पेन यहीं पर रहेगा कल तक, यह खुद से मूव नहीं कर सकता। मैं सोच सकता हूं, यह पेन नहीं सोच सकता। मैं सांस ले सकता हूं, यह पेन नहीं सांस ले सकता। मैं अपने खाने को पचा सकता हूं, इनफैक्ट मुझे खाने की जरूरत है, इस पेन को खाने की जरूरत नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक पेन भी होता तो मैं इसमें सेल डाल देता, लेकिन इसको खाने की जरूरत नहीं है, बैटरी से चल जाता। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनमें भी डिफरेंसेस हैं, और उन्हें हम कहते हैं या तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आपका डिफाइनिंग फीचर। आराम से इन दोनों शब्दों के नाम में घुस जाओ मेरे भाई, बहुत सारा तेल लगा लो खोपड़ी पे, नाम के अंदर चले जाओ। पहला जो शब्द है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाम में ही क्या शब्द आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाम में ही शब्द आ रहा है कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक के नाम में ही आ रहा है कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मेरे कैरेक्टर्स क्या हैं, यानी मेरे फीचर्स क्या हैं, मेरे अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चल सकता हूं, चल तो रहा ही हूं, तो ये मेरा कैरेक्टर है। मैं पेन ऐसे ऐसे कर सकता हूं, ये भी मेरा कैरेक्टर है। मैं भैया मेरे पास ही आपका एक रिंग है, मैं इसको ऐसे 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 कर सकता हूं, ये भी मेरा कैरेक्टर है। मैं जोर से बोल सकता हूं, मैं आसान तरीके से बोल सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, ये भी मेरे कैरेक्टर है। मैं जो कुछ कर सकता हूं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे मेरे कैरेक्टर हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां पर। जितनी चीजें मैं कर सकता हूं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? वो सारी की सारी चीजें मेरे कैरेक्टर्स हैं। वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और जरूरी नहीं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये सारे कैरेक्टर सब ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन वॉक। क्या प्लांट वॉक कर सकता है? गुरुजी नहीं कर सकता। तो प्लांट में वो कैरेक्टर नहीं है, मेरे अंदर है, लेकिन किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं टॉक कर सकता हूं, पेड़ नहीं कर सकते। पेड़ जिस दिन बोलने लगे भैया हम लोग ताबीज बनवाते फिरेंगे, फिर है ना, बाबाओं के पास भागते फिरेंगे। गुरुजी मैं तो दोपहर में पेड़ के नीचे सो रहा था, पेड़ बात ही करने लगा मुझसे। उसकी भी एक दुख भरी कहानी है। पेड़ ने जो है झंझना के, हिल के जो है मेरे ऊपर पत्ते झाड़ दिए, और पेड़ ने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बातचीत हो गई मेरी इंडस्ट्री के लोगों से। मैं तो झटपटा के सक पका के वहां से भाग गया गुरुजी। अच्छा हुआ भाग गए, पेड़ बात करते हुए बढ़िया लगते भी नहीं है। तो मैं बात कर सकता हूं। कई एनिमल्स हैं जो कि बात नहीं कर सकते, है ना, जिनको आपने बोलते हुए जिनकी आवाजें नहीं सुनी होंगी। स्नेल की आपने आवाज शायद ना सुनी हो, किसी इंसेक्ट की शायद आपने आवाज ना सुनी हो बात करते हुए स्पेसिफिकली। पंख वंख खिलाएंगे तो शायद बात ना कर रहे हो, लेकिन आवाज तो कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, दे कांट टॉक, लेकिन कोई तो टॉक कर रहा है, तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। राइटिंग, भाई मैं लिख पा रहा हूं,
प्लांट नहीं लिख पाते, इंसेक्ट नहीं लिख पाते, बैक्टीरिया नहीं लिख पाते। रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोड्यूस करना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे अपने आने वाली जनरेशन को वो तैयार कर सके। एंड ग्रोथ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो भी करना होता है, अपने साइज को भी बढ़ाना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जरूरी नहीं है दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाए। दीज आर योर कैरेक्टर्स। प्लांट के कैरेक्टर्स अलग होंगे कि प्लांट जो है हमेशा ग्रो करता रहता है, हमेशा लंबा होता रहता है। प्लांट की एक खास बात है, प्लांट में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट को हमेशा ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। यानी प्लांट की जो लेंथ है, प्लांट की लंबाई है, ये हमेशा बढ़ती रहती है। रूट की लंबाई भी हमेशा बढ़ती रहती है, शूट की लंबाई भी हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन सर एक टाइम के बाद हमें तो ऐसा लगता है कि प्लांट की ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है। भाई चाहे साल में प्लांट 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़े, बढ़ेगा जरूर। चाहे 1 मिलीमीटर ही क्यों ना बढ़े, बढ़ेगा जरूर। प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। पर अब एक प्लांट इतना लंबा है तो उसमें आप 1 सेंटीमीटर को शायद ट्रैक ना कर पाए और आपको शायद दिखे ना। वो हो सकता है आपके लिए एविडेंट ना हो कि प्लांट ग्रो तो हुआ, लेकिन आप डेली अगर एक प्लांट को देख रहे हैं तो आपको ग्रो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस। जब आपने एक बीज को जमीन में डाला और जब वो बीज फूट गया, जब वो बीज उग गया, तो अल्टीमेटली आपका प्लांट आपको धीरे 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 शुरू में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कि एक प्लांट जो है शुरू में बहुत छोटा था, हरा भरा सा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर एक पेड़ में तब्दील हो गया। जब वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ हमें कम होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ग्रोथ हो रही होती है। तो प्लांट का अपना फीचर है, प्लांट का अपना कैरेक्टर है ना। हमारे अंदर एक टाइम के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, हमारा अपना कैरेक्टर है। तो मेरे जितने भी फीचर हैं वो सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एक प्लांट में जितने भी फीचर्स हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। एक बैक्टीरिया में जितने भी फीचर हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जितनी चीजें लिख सकते हो उतनी चीजें लिख दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे दोस्त, व्हाट आर डिफाइनिंग फीचर? नाम में घुस जाओ। अगर आप ऑर्गेनिज्म का कोई भी कैरेक्टर लिख दो, कोई भी कैरेक्टर लिख दो, अगर आप ऑर्गेनिज्म का कोई भी कैरेक्टर लिख दो तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो नाम में घुस जाइए। डिफाइनिंग मतलब ऐसा फीचर जो डिफाइन कर दे कि कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग। यानी ऐसे फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कॉन्क्रीट डिफरेंस पैदा कर रहे हो। ऐसे फीचर्स जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। प्लांट में भी मिलेंगे, बैक्टीरिया में मिलेंगे, फंगस में मिलेंगे, एनिमल में मिलेंगे, इंसेक्ट में मिलेंगे, सब में मिलेंगे। ऐसा फीचर जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, इसे मैं डिफाइनिंग फीचर कहूंगा, क्योंकि वो डिफाइन कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना मिल रहा हो। ऐसा फीचर जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जाता हो। इसका मतलब ये एकदम डिफाइन कर देगा, बीच में से चीर देगा, लिविंग और नॉन लिविंग को एकदम अलग कर देगा कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यानी इसके बिना रहना असंभव है, इसके बिना जिंदगी होना असंभव है। अगर किसी को जीना है, अगर किसी को अपने आप को जिंदा कहलवाना है, ये फीचर्स तो होने ही होने चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और किसी नॉन लिविंग चीज में ना होते हैं, यानी दुनिया की किसी नॉन लिविंग चीज में ये फीचर नहीं है, दुनिया की सारी लिविंग चीजों में ये फीचर्स हैं। एकदम डिफाइन कर दिया है आपने कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो ऐसे फीचर्स जो कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हो, यानी 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाए जाते हो, यानी 0% नॉन लिविंग चीजों में पाए जाते हो, इन्हें हम कहते हैं क्या? आपके डिफाइनिंग फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे मैंने बताया कि मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। सर रिप्रोडक्शन वहां क्यों नहीं है? रिप्रोडक्शन तो दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है और कोई नॉन लिविंग चीज करती नहीं है। ये पेन है, इसको मैं यहां छोड़ दूंगा टेबल पे, तो कल तक ये 2 पेन थोड़ी हो जाएंगे, एक ही पेन रहेगा। ये तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। अगर मेरा ये स्टाइलस है तो ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आज मैं इसको यहां छोड़ दूं तो 10 साल बाद भी ये पेन यहीं पड़ा रहेगा, स्टाइलस यहीं पड़ा रहेगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जरूरी नहीं दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, म्यूल है, खच्चर है, हिन्नी है, स्टेराइल वर्कर बीज है, एज वेल एज मेरे दोस्त स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो मैंने कहा था कि ऐसे फीचर्स
जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हो, इन्हें मैं कहूंगा आपका क्या, डिफाइनिंग फीचर। तो 100% में तो नहीं पाए जा रहे, एक्सेप्शन आ गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, आपने देखा होगा, विकी डोनर फिल्म आपने देखी होगी आयुष्मान खुराना की। तो कई मेल जो होते हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कईयों में स्पर्म मोटिलिटी कम होती है, कईयों का स्पर्म काउंट बहुत लो होता है। तो अलग अलग कारण की वजह से जो आपके मेल हैं वो क्या हो जाते हैं, इंपोटेंट हो जाते हैं। पोटेंट माने पोटेंशियल, इंपोटेंट यानी बच्चा करने का पोटेंशियल जो है अब इनमें नहीं रहा है, तो इंपोटेंट हो जाते हैं। मेल भी इंपोटेंट होते हैं और फीमेल भी इंपोटेंट हो सकती हैं। तो ये जो है फर्दर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके यहां पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेराइल वर्कर बी। भैया वर्कर बी की अगर मैं बात करूं, काम वाली बी की अगर मैं बात करूं, तो ये छत्ते की साफ सफाई करती है। अगर आप बी की बात करें तो बी आपकी दो तरीके की हो गई। पहला आपका मेल बी, मेल बी को हम लोगों ने कहा ड्रोन, जो कि आपका फर्टाइल है, जो कि बच्चे पैदा करेगा। और दूसरी है फीमेल बी। फीमेल बी में होती है एक आपकी रानी मक्खी, जो कि छत्ते पे राज करती है, सिर्फ यही फर्टाइल होती है। एंड बाकी जो आपकी फीमेल्स हैं इन्हें कहा जाता है वर्कर बी, जो क्वीन की देखभाल करती हैं और छत्ते की साफ सफाई करती हैं। ये आपकी स्टेराइल होती है, इनको रिप्रोडक्शन का अधिकार नहीं होता, सिर्फ रानी ही आपका रिप्रोड्यूस कर रही होती है। जब इस रानी मक्खी की डेथ हो जाती है तो वर्कर में से कोई जो आपकी मक्खी है, जो रानी के थोड़े करीब होती है, उसको एक खाने की चीजी दी जाती है जिसका नाम है रॉयल जेली। वो रॉयल जेली जो खाता है वही रानी, राजा वाली मेंटालिटी हो जाती है साहब उसकी। तो मेरे भाई जो भी उस रॉयल जेली को खाएगी वर्कर बी, वो क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक छत्ते में एक क्वीन रहती है, वही रिप्रोड्यूस करती है, और मेल जो है ड्रोन वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वर्कर बी जो है ये स्टेराइल हो गई, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाए रिप्रोड्यूस। अगर आप बात करें म्यूल की यानी खच्चर की, तो खच्चर किससे बनता है भैया, खच्चर किससे बनता है, खच्चर का जो पिता है ये गधा है, मतलब मैं नॉट इन डेरोगेटरी टर्म, सच का गधा है। तो इसका जो पिताजी है वो मेल डोंकी है ना, और मदर जो है ये क्या है, हॉर्स है। फीमेल जो है घोड़ी है, मेल जो है गधा है। तो यहां पर इन दोनों की जब जोड़ी बनती है, इन दोनों के बीच में जब इंटरकोर्स होता है तो म्यूल आपका तैयार होता है। और चेंज कर दोगे तो हिन्नी तैयार हो जाएगी, जैसे फीमेल कर दो डोंकी और यहां पर कर दो आप मेल हॉर्स, यानी गधे और मतलब कि यहां पर गधे और घोड़ी की जब जोड़ी बनी तो यहां पर क्या हो गया, म्यूल पैदा हुआ। और उल्टा कर दो, घोड़े और गधी की जब जोड़ी बनी तो हिन्नी तैयार हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अलग से जब वीडियो प्रोवाइड करूंगा अभी कुछ टाइम बाद। तो इसी चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है जिनका नाम है सर अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में उन्होंने बताया कि जब दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स साथ में इंटरकोर्स करते हैं, साथ में मेट करते हैं, जैसे एक ह्यूमन है मेल, एक ह्यूमन है फीमेल, इन्होंने साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी ह्यूमन होगा, वो भी फर्टाइल होगा, वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अनटिल अनलेस उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाए तो अलग बात है, वरना वो फर्टाइल होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो मेल है आपका गधा, फीमेल है आपकी घोड़ी। तो दो अलग अलग स्पीसीज हैं जो कि सिमिलर साइज के थे, एक जैसे दिख रहे थे, तो इन्होंने इंटरकोर्स कर लिया। और मेरे दोस्त, इनका जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा। इन्होंने बताया जब दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर साथ में मेट करते हैं तो इनके बच्चे स्टेराइल हो जाते हैं। तो म्यूल जो है, हिन्नी जो है, ये भी आपके क्या हो गए, ये भी आपके रिप्रोड्यूस फर्दर नहीं कर सकते। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जा रहा है रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह दिया, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। देयरफॉर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, देयरफॉर इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर है जो किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जाए, तो कोई भी नॉन लिविंग चीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, यहां तक सब ठीक है। पर जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाए, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा, म्यूल एक्सेप्शन है, हिन्नी एक्सेप्शन है, स्टेराइल वर्कर भी एक्सेप्शन है, स्टेराइल ह्यूमन कपल एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन कई सारे, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो ये पहले क्राइटेरिया में फिट हो गया कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा ही करेगा, पहला क्राइटेरिया ठीक है। और ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, यानी दो तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है मेरे बंधु मेरे भाई, दो तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है।
किस किस तरीके से हो सकती है गुरुजी? इस तरीके से हो सकती है मेरे भाई। दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है, या तो इंक्रीज हो जाए मास में, यानी कि आपका वजन बढ़ जाए। अगर आपका मास बढ़ा है, जब आप पैदा हुए थे चिंगे मिंगे से थे, अब आपका मास कंपैरेटिवली बढ़ा है। अब आप बोलोगे गुरुजी मैंने तो वेट लॉस कर लिया है, 5 केजी मैंने घटा दिया है। जब आप पैदा हुए थे उस कंपैरिजन में तो आपका मास आज भी ज्यादा है ना, दोबारा से 2.5 किलो के शिशु थोड़ी बन जाओगे। तो अल्टीमेटली आपका मास अगर बढ़ा है डाउन द लाइन वक्त के साथ, तो आप ग्रो कर चुके हो मेरे भाई। तो ये ग्रोथ अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। इंक्रीज इन मास, या तो इंक्रीज इन मास हो रहा हो, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा हो। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। समझ लीजिए आपका एक बैक्टीरिया है, या समझ लीजिए आपका एक अमीबा है, आपका एक अमीबा है। अब ये अमीबा अगर आपका रिप्रोड्यूस करता है, ये अमीबा अगर रिप्रोड्यूस करता है तो 2 अमीबा बना लेगा, बना लेगा। यहां पर पेरेंट अमीबा कितने हैं गुरुजी? एक ही अमीबा हमने लिया था, लेकिन ये तो फटके 2 हो गए। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका 1 से 2 हो गए तो क्या नंबर बढ़ गया है? इंक्रीज इन नंबर हो गया है, बिल्कुल हो गया है गुरुजी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया, यानी बैक्टीरिया ने क्या कर ली है? ग्रोथ कर ली है। बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर ली है। तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, यह बात करेक्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, अब इंक्रीज इन मास अगर हो रहा है, इसे भी हम ग्रोथ कह रहे हैं, तो कोई सैंड माउंट है, कोई रेत का टीला है, उसके ऊपर और रेत आकर जमा हो गई तूफान के कारण। कोई माउंटेन है, इसके ऊपर बर्फ गिर गई, भैया ठंडी का मौसम चल रहा है, बर्फ गिर गई। तो सैंड माउंट जो है, जो माउंटेन है, इन दोनों का क्या वजन बढ़ गया? क्या इन दोनों का मास बढ़ गया? बिल्कुल गुरुजी, इन दोनों का मास बढ़ गया। और मास अगर बढ़ गया, देयरफॉर इन दोनों में ग्रोथ हुई है। हाँ गुरुजी, इन दोनों में ग्रोथ हुई है। और अगर इन दोनों में ग्रोथ हुई है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। माउंटेन कोई लिविंग तो नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स डू ग्रो। नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर गई, और नॉन लिविंग चीजें अगर ग्रो कर गई तो भैया इसका मतलब ये वाला सेकंड क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। 100% सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ये बात करेक्ट है। पहले क्राइटेरिया में हम जीत गए। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं करनी चाहिए थी, या नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर गई, इसका मतलब यहां हमारी बैंड जो है बज चुकी है। देयरफॉर हम यहां पर कह सकते हैं कि आपका ग्रोथ जो है, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग फीचर। देयरफॉर not a defining feature, not a defining feature। एक डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। करेक्ट। तो सर डिफाइनिंग फीचर हैं कौन कौन से, बता दो ना। अभी बता देता हूं मेरे भाई। यहां पर देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल की परिभाषा क्या है? बच्चा बच्चा जानता है, अपने हाथ पे यहां पे लिखवा लो मेरे भाई, टैटू करा लेना, पप्पू टैटू वाले से टैटू करा लेना यहां पर। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर जिंदा रहना है, अगर अपने आप को लिविंग कहलाना है, अगर कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर लाइफ है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट। वो एक छोटी इकाई है, वो एक छोटी यूनिट है, जो अपने आप को रिपीट कर करके आपकी पूरी बॉडी तैयार करती है। अगर मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये ट्रिलियंस के ट्रिलियंस सेल्स मेरी बॉडी को जो तैयार कर रहे हैं, हर सेल अपने आप में एक यूनिट है, वो अपने आप में जिंदा है ना। तो मेरे भाई, ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप अपने आप को लिविंग कह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वायरस पे डिबेट चलती है। वायरस को अभी हम लिविंग स्वीकार नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वायरस के पास खुद का सेल नहीं है। सेल इज सो इंपॉर्टेंट कि वायरस को हम पढ़ते बहुत हैं, अगला चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पढ़ेंगे वायरस को, लेकिन वायरस को आज तक लिविंग का दर्जा नहीं दिया है। क्यों? सेल नहीं है ना उसके पास। तो मेरे भाई, सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी आपकी बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस। आपकी बॉडी किसकी बनी है? केमिकल्स की बनी है। आपके सेल्स किसके बने हैं? केमिकल्स के बने हैं। सेल्स में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, अनेकों आपके आयंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे भी 11th क्लास में। मेरे भाई, जब आपकी बॉडी बनी इन मॉलिक्यूल्स की है, जब आपकी बॉडी बनी केमिकल की है, तो क्या एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होगा। समझ लीजिए, मैंने आलू का पराठा खाया। आलू के पराठे में क्या है गुरुजी? स्टार्च है। जब आलू का पराठा मैंने खाया, तो स्टार्च को तोड़कर मैंने ग्लूकोज बना लिए। ग्लूकोज अलग अलग सेल्स को दे दिए, सेल्स में एनर्जी बन गई। वो जो ग्लूकोज है, एटीपी बना बैठा। बचा हुआ जो ग्लूकोज था, वो स्टोर होकर ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो एक ही चीज मैंने खाई थी, आलू का पराठा, लेकिन उससे स्टार्च से ग्लूकोज भी बन गया, ग्लाइकोजन भी बन गया, एटीपी भी बना ली, अलग अलग चीजें बना ली। तो एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता रहता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में निरंतर हजारों रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं।
जैसे ही ये रिएक्शन शट होंगे हमारा खेल खत्म। सिंपल सी बात यह है, अगर आपकी बॉडी में रिएक्शन चल रहे हैं, अगर आपका इंजन चल रहा है, आप जिंदा हैं। अदरवाइज मेरे भाई आप में और इस पेन में कोई डिफरेंस नहीं। मेटाबॉलिज्म इज द की। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। आपकी बॉडी में जितने भी जिस प्रकार के भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस के सम को, टोटल को हम लोगों ने कह दिया मेटाबॉलिज्म। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ही मिलेगा और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं मिलेगा। जैसे किसी भी नॉन लिविंग चीज में आपको सेल नहीं मिलेगा। वायरस के पास खुद का सेल नहीं है, इस पेन के पास खुद का सेल नहीं है, इस स्टाइलस के पास खुद का सेल नहीं है किसी के पास सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबके पास। एक बैक्टीरिया भी देखोगे यूनिसेलुलर है, एक सेल उसके पास भी है। अमीबा देखोगे यूनिसेलुलर है, एक सेल इसके पास भी है। मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब के पास सेल होगा, नॉन लिविंग चीजों में किसी के पास सेल नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, नॉन लिविंग चीज जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं दिखाती। मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं दिखाएगी। ये पेन है, खुद से मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। तीसरी चीज है कॉन्शियसनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। इसे हम कहते हैं बाप फीचर ऑफ ऑल द फीचर्स। बाप फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरमेंट के प्रति जागरूक होना, अपने आसपास होने वाली चीजों को सेंस कर लेना, एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस कर लेना एंड उसी प्रकार से रिस्पॉन्स जाहिर करना। और हर कोई करता है ये, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर है। हर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैं एक बैक्टीरिया हूं और बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने एक दवाई छिड़क दी है। मैं एक बैक्टीरिया हूं और मुझे मारने के लिए आपने दवाई छिड़क दी। पहले तो मैं सेंस करूंगा कि कोई दवाई है, कोई ड्रग है, कोई एंटीबायोटिक है जो मेरे ऊपर हमला कर रही है, नंबर 1। दूसरा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, आई विल लॉक माई मेम्ब्रेन। मैं मेम्ब्रेन लॉक कर लूंगा कि यह दवाई कहीं मेरे अंदर ना आ जाए। मैं उस दवाई से बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, दैट्स अनदर थिंग। मैं कोशिश जरूर करूंगा। यह मेरा मोटो है। मैं दवाई से बच सकता हूं नहीं बच सकता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। एक आपका प्लांट है, प्लांट को पानी की कमी महसूस होने लगी तो उसने क्या किया, अपने स्टोमेटा बंद कर लिए कि पानी और ना उड़ाऊं मैं। तो पहले उसने सेंस किया कि भाई पानी तो खत्म हो गया है टंकी में, मेरे पास और पानी आ नहीं रहा है, तो मैं अपने सारे के सारे पोर्स, सारे के सारे छेद बंद कर लेता हूं, कहीं पानी उड़ ना जाए। जितना मेरे पास पानी है कहीं वो ना उड़ जाए, उसकी मैं रक्षा कर लूं। तो प्लांट ने भी पहले सेंस किया फिर रिस्पॉन्ड किया। सिमिलरली आप भी सेंस और रिस्पॉन्ड करते हो। भाई गर्मी लग रही है ना, टी शर्ट जो है इसको उतार देते हैं, बंडी में घूमते हैं, दैट इज सेंस। पहले सेंस किया गर्मी लग रही है, फिर अकॉर्डिंगली एक्ट कर दिया। ठंडी लग रही है, भैया एक कम्बल और ओढ़ लेता हूं। पहले सेंस किया कि क्या हुआ है, ठंड लग रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम्बल ओढ़ लेता हूं, दिस इज रिस्पॉन्स। कुछ भी आप अगर सेंस कर रहे हैं अपने आसपास और उसी प्रकार का रिस्पॉन्स जाहिर कर रहे हैं, यू आर कॉन्शियस। एंड इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कॉन्शियस इन नेचर। दे आर कॉन्शियस इन नेचर। तो ये आपके क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। आप एक एक करके इन सारे के सारे फीचर्स को पढ़ते रहेंगे। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, तो आगे चल के अभी हमें थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी फॉर कमिंग 4-5 स्लाइड्स। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसा पहला जो हमारा कैरेक्टर है, इसका नाम है मिस्टर ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसी फिराक में रहता है कि कब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और कब मैं डिवाइड करके 2 सेल बना लूं। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है, तो ये भी ग्रो करते हैं। यस, लेकिन मेरे बंधु मेरे भाई, नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर रही थी, जैसे माउंटेन्स, रेत का टीला, इनका भी मास बढ़ रहा था। इसीलिए इसको एक डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सारे ग्रो कर रहे थे, क्योंकि ग्रोथ के थे ट्विन कैरेक्टर्स। 2 तरीके से ग्रोथ हो सकती है, या तो इंक्रीज हो जाए मास में, किसी चीज का वजन बढ़ जाए, या इंक्रीज हो जाए इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अमीबा बनाकर दिखाया था कि एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए थे, जैसे यहां एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। अब मेरे भाई इस डायग्राम को बहुत गौर से देखो। एक बैक्टीरिया से मैंने 2 बैक्टीरिया बना दिए। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, आराम से सुनिए। सबसे पहले क्या इस प्रोसेस को मैं सेल डिवीजन कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? एक सेल है, बैक्टीरिया जो है इट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि यानी एक, सेलुलर माने सेल। यानी यहां पर ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक ही सेल है, इसकी बॉडी एक सेल की बनी हुई है। एक सेल से अगर मैं 2 सेल बना दूं, एक सेल से अगर मैं 2 सेल बना दूं, तो क्या सेल डिवीजन हुई है? हुई है गुरुजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कह रहा हूं कि एक बैक्टीरिया से मैंने 2 बैक्टीरिया बना दिए, एक बैक्टीरिया से 2 नए बैक्टीरिया बना दिए, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा लिया, बिल्कुल।
तीसरा, अगर मैं कह रहा हूं एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनाए यानी कि आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गया है, तो क्या इसी को मैं ग्रोथ कह सकता हूं? क्योंकि ग्रोथ दो तरीके से होती है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या यहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज कर रहा है? कर रहा है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक सेल दो सेल बना लेता है, भाई ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये क्या करेगा? दो सेल बना लेगा। दिस इज वन सेल, ये वन सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना बैठा। अब एक सेल से दो सेल बने, सेल डिवीजन कह लो। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, रिप्रोडक्शन कह लो। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने तो बैक्टीरिया का नंबर डबल हो गया, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गया, इसका मतलब ग्रोथ कह लो। तीनों चीजें सेम है, एक चीज कराने जाओगे तीनों हो जाएंगे। एक बाम तीन काम, झंडू बाम, वो वाला इसका कंसेप्ट है। सेल डिवीजन कराने जाओगे रिप्रोडक्शन भी हो जाएगी, ग्रोथ भी हो जाएगी, ग्रोथ कराने जाओगे रिप्रोडक्शन भी हो जाएगी, सेल डिवीजन भी हो जाएगी। तीनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक साथ हो जाती हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपकी सेल डिवीजन हो, या चाहे आपके रिप्रोडक्शन हो, ये आपके म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। इंक्लूसिव मतलब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो इन्हें इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक कराने जाओगे दूसरा मुफ्ती हो जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, समझ लीजिए भैया मैं ही हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब समझ लीजिए मैं निकला घर से गड्डी लेके, अपनी दो पहिया गड्डी लेके जो है मैं चला भैया, साइकिल पे चला, दोस्त मिल गया, और भाई क्या हाल चाल, आगे देखा नहीं, गटर में गिर गया, दोनों आगे के दांत टूट गए, ऊपर वाला होठ जो है ये भी फूल गया, सूज गया, रेमो डी सूजा बन गया मेरा होठ। तो मेरे भाई अब ये जो होठ है जहां पे चोट लगी है, चोट लगी होठ पे, दिल पे नहीं होठ पे, तो ये जो होठ है ये जो है अब हील होगा। मेरी बॉडी पे कहीं चोट लगी है तो वहां सेल डिवीजन होगा, हीलिंग होगी। तो सेल डिवीजन होगा, पर क्या इस टाइम पे मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं गुरुजी। क्या इस टाइम पे मेरी हाइट बढ़ रही है? नहीं गुरुजी। सेल डिवीजन अकेला हो रहा है। तो हमारे अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो प्रोसेसेस हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट ना होकर के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये तीनों प्रोसेस साथ हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंक्लूडेड हैं, इसीलिए इसे कहा इंक्लूसिव इवेंट। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो आपके प्रोसेसेस हैं अलग अलग होते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव मतलब एकदम स्पेशली होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसकी जरूरत है वो इवेंट होगा, सारे साथ साथ नहीं होंगे, तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये तीनों प्रोसेसेस साथ होंगे, इंक्लूसिव होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब अगर आप ग्रोथ की बात करें मेरे भाई, तो ये ग्रोथ अगर आप प्लांट में देखें तो मैंने आपको बताया कि प्लांट में जो है पूरी जीवन भर ग्रोथ होती रहती है, इनकी हाइट बढ़ती रहती है, बिकॉज प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये बात आप जानेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी चैप्टर में। और यहां पर ये जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आप डायग्राम भी बनाकर देखेंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। इनका नाम ही है मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी मेरिस्टम का मतलब ही होता है ऐसा इलाका जहां कंटिन्यूअस डिवीजन होती रहे, लगातार सेल्स डिवाइड करते रहे, तो प्लांट की लंबाई जो है वो हमेशा निरंतर बढ़ती रहती है, कभी नहीं रुकती। चाहे ग्रोथ होना कम हो जाए, लेकिन ग्रोथ कभी भी एकदम एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगी, एकदम हॉल्ट नहीं होगी, यह आपको समझना है। लेकिन अगर आप बात करें एनिमल्स की, अगर आप ह्यूमंस की ही बात करें, तो एक सर्टेन एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, वहीं तक हमारे अंदर ग्रोथ होती है। उसके बाद हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं, कुछ टिश्यूज जो हैं, सिर्फ यही डिवाइड करते रहते हैं, इधर हमारी बॉडी को हील करने के लिए, कहीं चोट लग गई है तो, या टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। समझ लीजिए भैया मैं बात करूं अपनी आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल की, तो हमारे रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन है कितनी है? 120 डेज की है। 120 डेज यानी मोटा मोटा आप कह सकते हैं 4 मंथ का लाइफ स्पैन है। तो 4 मंथ बाद हमारी ये जो आरबीसी हैं ये आपकी मर जाती हैं, इनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, तो इन्हें हम कब्र में भेज देते हैं, ग्रेवयार्ड में भेज देते हैं। क्या है इनका ग्रेवयार्ड? स्प्लीन। तो हम जो है आरबीसी की डेथ के बाद उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में यानी स्प्लीन में भेज देते हैं, जहां डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं मरी हुई आरबीसी के। तो नई आरबीसी भी बनानी पड़ेगी, यानी ब्लड सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहने चाहिए, तो वो भी हमारी बॉडी में बन रहे हैं, यानी कुछ सेल्स हमारी बॉडी में निरंतर बनते चले जा रहे हैं, है ना, रिप्लेस होते जा रहे हैं। पुराने सेल मर रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं, नए आ रहे हैं। और कभी आपको चोट लगी है तो हीलिंग के लिए भी नए सेल्स बनते हैं, लेकिन आपकी बॉडी एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर जाती है। तो एनिमल की बॉडी एक टाइम के बाद ग्रो नहीं करती, जबकि प्लांट की बॉडी जो है आपकी कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग ग्रो करती रहती है, अपनी हाइट बढ़ाती रहती है, अपनी हाइट बढ़ाती रहती है। तो प्लांट की हाइट जो है
ये आपकी क्या होती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। यस, ये हम लोगों ने देखा। दिस इज अबाउट ग्रोथ। थोड़ी और बातें हैं ग्रोथ के बारे में, वो भी हम लोग कर लेते हैं। जैसा मेरे बंधु, मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो है ये सेल डिवीजन से होती है। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो भाई, मेरे अंदर जब ग्रोथ हुई भाई, इनिशियली हम सब लोग क्या थे, आप, मैं, हमारे पेरेंट्स, हम सब लोग क्या थे, एक सेल थे जिसका नाम था जाइगोट। ये है फादर का स्पर्म, ये है मदर का ओवम, दोनों की मीटिंग हुई, एक सेल बना जिसका नाम है जाइगोट। यस, फादर साहब के जो स्पर्म थे उसमें आपके 23 क्रोमोसोम थे, मदर का जो ओवम था इसमें 23 क्रोमोसोम थे, दोनों गैमेट्स मिले, टोटल 46 क्रोमोसोम आपके पास हो गए। यानी पापा ने एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दिया, एक सेट 23 क्रोमोसोम का एक सेट, मम्मी के पास था 23 क्रोमोसोम का एक सेट, मिल गया, एक सेल बना जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, डी का मतलब है 2 और प्लॉइड मतलब सेट्स, तो 2 सेट हो गए तो डिप्लॉइड। एक एक सेट है तो हैप्लॉइड, इसीलिए इसे लिखते हैं एन हैप्लॉइड, एन हैप्लॉइड। जब मिल गए तो 2n यानी डिप्लॉइड। तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स बने है ना, जैसे हम जो बने, हम डिप्लॉइड हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट से ही बनेंगे। तो डिप्लॉइड जाइगोट एक सेल था, उससे 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, 16, 32 एंड सो ऑन, सेल्स बनते रहे, हमारी पूरी बॉडी तैयार हुई। तो हमारी पूरी बॉडी तैयार कैसे हुई, हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे हुई, सेल डिवीजन से, जाइगोट ने डिवाइड किया है। और अगर आप बात करें बैक्टीरिया महोदय की, तो जो बैक्टीरिया महाशय हैं इसमें भी जो ग्रोथ हुई वो हुई ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी सेल डिवीजन से। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जो आपकी ग्रोथ हो रही है इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसे हो रही है, ये आपकी सेल डिवीजन से हो रही है, बिल्कुल हो रही, एकदम हो रही। यस, और मेरे भाई मैंने आपको बताया नॉन लिविंग चीजें जो हैं ये भी एक्रीशन से ग्रो कर सकती हैं। एक्रीशन यानी अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, किसी भी चीज के ऊपर अगर और मैटर जमा हो चुका है इसे हम एक्रीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड माउंट, रेत का टीला, रेत इस पे और जमा हो गई। माउंटेन, बोल्डर, इन पे जो है आपकी बोल्डर पे भी रेत जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई, माउंटेन पे बर्फ गिर गई, तो इनका मास बढ़ गया। अगर इनका मास बढ़ गया, अगर इनका मास बढ़ गया तो हम कहेंगे कि ये भी क्या कर गए हैं, आपके ग्रो कर गए हैं, मास इनका बढ़ गया है, ये भी ग्रो कर गए। अगर ये ग्रो कर गए तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। देयरफॉर आपका ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर पा रही हैं तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, अच्छी बात है। पर कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं करनी चाहिए थी, नॉन लिविंग चीज भी यहां ग्रो कर रही। समझ लीजिए मैं अपनी गाड़ी जो है किसी के गार्डन में खड़ी करके चला गया, वहां ऊपर जो है ऊर्जा काले कामा कामा उड़ रहे थे और उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर अपना प्यारा सा मसाला जो है वो गिरा दिया। और 20 दिन के लिए मैं अपने गांव गया था, 20 दिन में मेरी गाड़ी का वजन 1.5 गुना हो गया उनके मसाले की वजह से। तो अब गाड़ी का भी मास बढ़ गया है, तो टेक्निकली इट इज ग्रोन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ये ग्रो कर गई क्योंकि उसका मास बढ़ गया है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। वो लिविंग नॉन लिविंग को अलग नहीं कर रही है, नॉन लिविंग चीज भी तो ग्रो कर गई, हम भी ग्रो करते हैं, तो डिफरेंस कहां आया, नहीं आया, तो डिफाइनिंग नहीं बोले। डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, मृत ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। अब एक खास चीज है, अब एक स्पेशल चीज है, इसको गौर से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो आपके ऊपर तो कोई पपड़ी नहीं बन रही है, क्या आपके ऊपर मिट्टी आकर के जमा हो गई, आपके ऊपर स्नोफॉल हो गया, आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं वाया सेल डिवीजन। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, तो इट इज द डिफाइनिंग फीचर। अगर कोई पूछ ले इंटरनल ग्रोथ, अगर कोई पूछ ले सिर्फ ग्रोथ, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, नहीं सर। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो सकती है वाया इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या बाय इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास तो नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकता है। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट कोई पूछे इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकती है, नॉन लिविंग चीजों के बस की बात नो है। तो मेरे भाई आपकी इंटरनल ग्रोथ जो है दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर, ये सब में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल डिवीजन होगी। तो इंटरनल ग्रोथ मतलब वाया सेल डिवीजन। अब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही अगर सेल होते हैं तो सेल डिवीजन भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं आपका इंटरनल ग्रोथ, दैट इज डिफाइनिंग
फीचर, ये हम लोगों ने देखा। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ। अब ये ग्रोथ का टॉपिक आपको अलग अलग चैप्टर में हेल्प करेगा। जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पॉइंट था, ये आपको हेल्प करेगा मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में। यस, ये वाला आपको हेल्प करेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहां पर ये वाले जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, ये आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हेल्प कर रहे होंगे। ये आपको ना जाने कितने अलग अलग चैप्टर्स में हेल्प कर रहा होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे यहां पर इस छोटे से टॉपिक में। दैट्स व्हाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, रिप्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा, बार बार बार, निरंतर, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है, नाम में घुस जाइए, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है टू प्रोड्यूस, यानी कि मेरे दोस्त बनाना। क्या बनाना? बार 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 खुद जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाना, यानी बच्चे पैदा करना, यानी अपनी अगली जनरेशन को तैयार करना, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिव राइज कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यस, तो दो प्रकार की रिप्रोडक्शन हो सकती है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक पेरेंट से भी हो सकती है। समझ लीजिए मेरे भाई, ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, समझ लीजिए बैक्टीरिया ही है। एक बैक्टीरिया फटके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेरे भाई, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पर आपका दो गैमीट्स इन्वॉल्व हैं। ये मेल है, इसका स्पर्म जो है आ रहा है फीमेल के पास, और ये दोनों जब फ्यूज हुए तब नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, तब नया इंडिविजुअल तैयार होगा। यहां पे दो गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता आपको पड़ रही है। इसे हम कहते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करें तो एक मेल और एक फीमेल गैमीट पास पास आ रहे हैं, तो आपका यूजुअली ये जो गैमीट्स होते हैं ये अलग अलग पेरेंट के होते हैं। जैसे अगर आप मेल फीमेल की बात करें ह्यूमंस में ही, तो फीमेल के अलग थोड़े कैरेक्टर्स हैं, थोड़े अलग फीचर्स हैं। फीमेल की आंखें अलग कलर की होंगी, बाल अलग कलर के होंगे, डिफरेंट ट्रेट्स हैं। हमारे भी डिफरेंट ट्रेट्स हैं। जब हमारे गैमेट्स मिलेंगे तो अल्टीमेटली जो बच्चा तैयार होगा उसमें भी वेरिएशंस होंगे। जैसे आप 100% अपनी मम्मी या अपने पापा जैसे नहीं दिखते, यू आर यूनिक, इसीलिए आपका आधार कार्ड अलग बना है। वरना मम्मी पापा वाले से ही काम चला लेते, भैया मैं तो मम्मी पे गया हूं पूरा 100%, देख लो डीएनए भी पूरा 100% मम्मी पे गया है। नहीं भाई, यू आर डिफरेंट। इसीलिए तो आप यहां पर क्या करते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन जुटाते हो, आप डिफरेंट होते हो, वेरिएशंस यानी डिफरेंसेस, इसलिए आप इवॉल्व होते हो। हमें चाहिए ये वेरिएशंस। जितने वेरिएशंस आएंगे उतनी अडेप्टेशंस ज्यादा होती चली जाएंगी, उतना बेहतर अडेप्ट कर पाओगे, उतना ही आप में बुरी परिस्थितियों को झेलने का साहस ज्यादा आएगा, उतना ही आप इवॉल्व करते हुए चले जाओगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरिएशन, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक ही पेरेंट के फटने से दो ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स में पेरेंट के ही तो गुण हैं, सेम पेरेंट के ही गुण हैं, तो ये दोनों बच्चे जो हैं आपस में भी सिमिलर होंगे क्योंकि एक ही पेरेंट से आए हैं, और पेरेंट से भी सिमिलर होंगे कि पेरेंट के फटने से ही बने हैं। तो इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं वो 100% पेरेंट जैसे होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल भी एक ही पेरेंट का एज इट इज गया है बच्चों में, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता मेरे भाई। तो दे आर जेनेटिकली सिमिलर और दिखते भी पेरेंट जैसे हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। इन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी एकदम कॉपी ही बन गई है आपके पेरेंट्स की। यहां जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके बच्चे हैं ये पेरेंट की कॉपी ही हो गए हैं, तो 100% सिमिलर आपको यहां पर बच्चे देखने को मिलते हैं। इन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी यानी शक्ल में भी ये अपने मम्मी पापा जैसे दिखे, मम्मी पापा तो क्या एक ही पेरेंट है, उस जैसे दिखेंगे। एंड जेनेटिकली भी यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए जो है, वो भी इनमें एक ही पेरेंट से आएगा, तो अल्टीमेटली इनकी शक्ल और इनका जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट जैसा होगा। अब ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों गुरुजी? इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसा मैंने बताया, स्टेराइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ फीमेल में क्वीन मक्खी रिप्रोड्यूस करती है। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिसोबे कर देता है, क्योंकि इसके मम्मी पापा दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, है ना। पिताजी जो है गधे हैं और मम्मी जो है, माताजी जो है घोड़ी हैं। यहां पर स्टेराइल ह्यूमन कपल्स जो हैं ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, हिन्नी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, तो बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, इसीलिए आपका इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जा सकता। करेक्ट। अब अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन है जो एनसीईआरटी में दी गई है, जो आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर
अलग आने वाले चैप्टर का फाउंडेशन यहां पर आपका तैयार हो रहा है। गौर से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो चीज आपने यहां पर देखी, सबसे पहली जो चीज आपने यहां पर देखी वो है बाइनरी फिजन। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का या डाई का मतलब होता है दो। फिजन का मतलब क्या होता है? फटना, चीर जाना, फट जाना। तो यहां पर बैक्टीरिया जो है, अमीबा जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूजुअली क्या करते हैं, इनका सेल जो है दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो आपका यूनिसेलुलर अमीबा जो था, इससे दो अमीबा बन गए और दोनों ऑलमोस्ट बराबर साइज के हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, यानी एक अमीबा के दो टुकड़े हो गए, दो बाय यानी दो टुकड़े हो गए, इसे बाइनरी फिजन हमने कह दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन चीज है, आसानी से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज है बडिंग। बडिंग यानी बड। अब बड का मतलब आपने बचपन से जो सुना हुआ है वो है कली। जैसे एक कली होती है, बड होता है, वो खिल के फूल बनता है, तो बड छोटा होता है कंपैरेटिवली, फूल के कंपैरिजन में बड छोटा है। सिमिलरली यहां ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट दोनों के दोनों क्या करते हैं? आपका बडिंग करते हैं। यहां पे है ईस्ट। अब ये जो ईस्ट है, इस पे एक छोटा सा बड बना, तो ये छोटा बड बना, देयरफॉर अनइक्वल डिवीजन है। बाइनरी फिजन में जो दोनों बच्चे बने, जो दोनों अमीबा बने, ऑलमोस्ट सेम साइज के थे, यहां छोटा बड बना। ये क्या करेगा? छोटा बड कुछ टाइम बाद डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट से, और डिटैच हो जाएगा और अलग से जर्मिनेट करके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया ईस्ट बना लेगा खुद ब खुद। तो यह है बड, कंपैरेटिवली छोटा होता है। बाइनरी फिजन में दोनों ऑर्गेनिज्म बराबर बनते हैं। तीसरा है फंगस। अब अगले चैप्टर में फंगस की खूब डिटेल डिस्कशन होगी। तो फंगस जो है असेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, कई सारे सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं, लेकिन असेक्सुअली फास्ट प्रोसेस होता है तो डिवाइड करना आसान होता है। तो यहां पर क्या है? ये आपका फंगस है, ये आपके फंगस की बॉडी है ना? ये आपका फंगस है। यहां पर आपका क्या है? ये गोल मटोल जो थैला है, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ऐसा थैला जिसमें स्पोर रहते हो, इसे स्पोरेंजिया कहते हैं। जब ये स्पोरेंजिया फटा, इसमें से क्या निकल पड़े? स्पोर निकल पड़े, हवा में चल पड़े, स्पोर उड़ी, हवा में चढ़ी, और जर्मिनेट, जहां पर भी स्पोर गिरेगा जर्मिनेट होकर के नया फंगस बना बैठेगा। तो इन स्पोर्स से आपके लाखों फंगस तैयार हो सकते हैं। दैट इज वाया स्पोर फॉर्मेशन फंगस रिप्रोड्यूस करता है। चौथी चीज है ट्रू रीजनरेशन। ये ट्रू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। असली रीजनरेशन, असली रीजनरेशन सच प्लेनेरिया करेगा, यानी फ्लैट वॉर्म करेगा, जिसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैट को हम क्या कहते हैं? प्लेट जैसा, तो प्लेटी। और वॉर्म को हम लोग प्यार से कहते हैं हेलमिंथ। तो प्लेटी हेलमिंथ नाम की कैटेगरी आएगी जिसमें आप इस वॉर्म को पढ़ रहे होंगे, फ्लैट वॉर्म को पढ़ रहे होंगे। तीन टुकड़े कर दिए इस प्लेनेरिया के। तीनों टुकड़े जो है, हर टुकड़ा, जितने भी टुकड़े करो, हर टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना लेता है। प्लेनेरिया के हर टुकड़े में वो ताकत है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर पाए। ये प्लेनेरिया की खास बात होती है। फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात करें तो फ्रेगमेंटेशन जो है, यहां पर एक शब्द आ रहा है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन कौन दिखाता है? एफ फॉर फंगस। स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, आपका फ्रेगमेंटेशन भी दिखा सकता है, क्योंकि फिलामेंटस होता है। इसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स उग सकते हैं, अलग से नया फंगस बना सकते हैं। जो एल्गी फिलामेंटस है, अब ये भी अपने फिलामेंट्स के थ्रू क्या कर लेंगे? रिप्रोड्यूस कर लेंगे। और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस भी क्या कर सकता है? फ्रेगमेंटेशन दिखा सकता है। कैसे करेगा मैं बताता हूं। पहले ये देखिए, यहां पर आपका एक ऑर्गेनिज्म मैंने बना रखा है जिसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं। ये कंप्लीट फ्रेगमेंट है, कंप्लीट फ्रेगमेंट है, ये आधा है, ये आधा है। तो आधा जो फ्रेगमेंट है ये आपका नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। सिर्फ आपका कंप्लीट फ्रेगमेंट ही जो है, ये बीच वाले जो आपके कंप्लीट फ्रेगमेंट हैं, सिर्फ यही नए फंगस को गिव राइज कर सकते हैं। यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अर्थात प्लेनेरिया के तो मैं अगर 20 टुकड़े भी कर दूं तो 20 प्लेनेरिया बन जाएंगे। हर टुकड़े के पास वो इंफॉर्मेशन है कि नया प्लेनेरिया बनता कैसे है। यहां हर टुकड़े के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं, वो टुकड़ा कंप्लीट होना चाहिए। एक कंप्लीट टुकड़े में वो इंफॉर्मेशन है कि बचा हुआ ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक कंप्लीट फ्रेगमेंट चाहिए, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट चाहिए। जबकि मेरे भाई आपका प्लेनेरिया जो है, उसमें आप कितना भी छोटा टुकड़ा करेंगे वो नया प्लेनेरिया बना सकता है। यहां कंप्लीट फ्रेगमेंट चाहिए। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस कौन कौन दिखा रहा है फ्रेगमेंटेशन? फंगस, फिलामेंटस एल्गी, दोनों ही फिलामेंटस है। एंड आपका यहां पर प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ये जो मॉसिजी हैं ये क्या है? ब्रायोफाइट है। दो प्रकार के ब्रायोफाइट होते हैं, लिवरवर्ट और मॉसिस। अगले से अगले चैप्टर में प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे। तो ये ब्रायोफाइट जो है कुछ ऐसा दिखता है। इसकी मॉस की जो स्टेज है प्रोटोनेमा,
वो ऐसी दिखती है। प्रोटोनेमा यानी प्रिमिटिव यानी इनिशियल स्टेज। जब ये मॉस की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है तो इनिशियली कुछ ऐसा दिखता है, ये जमीन पर रेंग रहा होता है, जमीन पर रेंग रहा है, क्रीप कर रहा है, तो क्रीपिंग स्टेज है। ग्रीन यानी फोटोसिंथेटिक स्टेज है, यानी कि खाना खुद बना सकता है, बाबू अपना खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक स्टेज है। ब्रांच्ड क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे आपकी ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। एंड फिलामेंटस स्टेज, अब फिलामेंटस यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट, यहां पर भी है टॉय टॉय, एक फ्रेगमेंट टॉय टॉय, दो फ्रेगमेंट टॉय टॉय, तीन फ्रेगमेंट टॉय टॉय, चार फ्रेगमेंट टॉय टॉय, पांच फ्रेगमेंट, यहां पर भी कई सारे छोटे 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 फ्रेगमेंट है। हर फ्रेगमेंट नया ये जो है ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, इसीलिए इसे फ्रेगमेंटेशन में रखा। करेक्ट। तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, जब आप मॉस की बात करेंगे तो और डिटेल में पढ़ पाएंगे और डिटेल में समझ पाएंगे। तो आपका बाइनरी फिजन है, बडिंग है। बाइनरी फिजन आपके यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में, बैक्टीरिया में। बडिंग है ईस्ट और हाइड्रा में बहुत कॉमन है। ये जो हाइड्रा वाला है ये एनिमल किंगडम में अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको, है ना। जब भी डिस्कशन होगी रिप्रोडक्शन की, हर जगह इसका नाम आएगा। फंगस जो है मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि कुछ सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया सबसे प्राइम एग्जांपल। एंड आपका फ्रेगमेंटेशन फंगस में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में, यह आपको देखने को मिला, यह आपको जानने को मिला। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर भाग है, इसको हम लोग कहते हैं मेरे बंधु मेटाबॉलिज्म। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसका मतलब क्या था, हमारी बॉडी में होने वाले, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले सारे रिएक्शंस का सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस, मेरी बॉडी में अभी हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, मैं अपने हाथों को भी मूव कर रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, मेरे हाथ में पेन भी है, मैं लिख भी रहा हूं, मैं दिमाग में प्रोसेस भी कर रहा हूं, सारी की सारी चीजें चल रही हैं। मैंने सुबह हल्की फुल्की चाय पी थी, उस चाय को भी मेरी बॉडी पचा रही है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर करंटली गोइंग इन माय बॉडी। मेरा दिल भी धड़क रहा है, मैं सांस भी ले रहा हूं, सांस लेने के थ्रू ऑक्सीजन जो मेरी बॉडी में आ रहा है, मेरा दिल जो है ब्लड पंप करके उस ऑक्सीजन को भी अलग अलग सेल्स तक पहुंचा रहा है। बहुत सारी चीजें मेरे शरीर में चल रही हैं इस टाइम पर। सारे केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स के थ्रू जो हो रहे हैं, इन सारे प्रोसेसेस के दौरान वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड अप ऑफ वेरियस केमिकल। हम कुछ नहीं है, केमिकल ढांचा है और कुछ नहीं। सो ये केमिकल्स एक प्रकार के केमिकल से दूसरे प्रकार के केमिकल में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, इनके सम को आपने मेटाबॉलिज्म कहा। तो दो प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं यहां पर, एक काटने वाले रिएक्शन यानी किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ने वाले रिएक्शन, काटाबॉलिज्म। काटाबॉलिज्म, काटा मार दिया, चीजों को काट दिया, काटाबॉलिज्म, चीजों को काटा। बड़ा मॉलिक्यूल था, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं डिग्रेडेटिव रिएक्शन। डिग्रेड करता है, किसी चीज को काटता है, ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या करता है, बेसिकली ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करता है। एंड दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज है यह है आनाबॉलिज्म। एक दूसरे के पास बुला रहे हैं, छोटा वाला इसको कहता है भाई आना आना आना, मिलके कुछ बड़ा बनाते हैं, आनाबॉलिज्म, आना आना, सब पास आ जाते हैं, आनाबॉलिज्म, है ना। तो ये पास आकर के बड़ा एक केमिकल बना लेते हैं, तो इन्हें सिंथेटिक रिएक्शन कहा जाता है। ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो किसी बड़े मॉलिक्यूल को काट डाला, काटाबॉलिज्म। छोटे मॉलिक्यूल ने आपस में एक दूसरे को बुला के बड़ा मॉलिक्यूल तैयार किया, एनाबॉलिज्म। अब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, किसी गुल्लक को फोड़ा, पैसा रिलीज हो गया जितना भी उस गुल्लक में था। सिमिलरली एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा, उसके बॉन्ड टूटे, एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्स एक्स का, कि एनर्जी जो है एग्जिट हो गई, बाहर निकल गई, है ना। जैसे प्रोटीन को तोड़ा अमीनो एसिड बनाने के लिए, अमीनो एसिड के जुड़ने से, बार बार जुड़ने से, अलग अलग अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड रिलीज, छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन भी बना सकते हो। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, कोई चीज तैयार कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो एनर्जी इज यूटिलाइज। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक कोई एंडरगोनिक कहा, एक्सोथर्मिक कोई एक्सर्गोनिक कहा, नाम से ही पता लगता है। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर था, क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, और कोई भी नॉन लिविंग चीज ऐसी नहीं है जिसमें खुद से मेटाबॉलिज्म हो जाए। तो दिस इज द कॉन्क्रीट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सीधा सीधा डिफरेंस आपको यहां पर पता लग जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही ज्यादा प्यारा फीचर है। अब मेरे भाई बात करते हैं हम लोग
एक टेस्ट ट्यूब की, समझ लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, समझ लीजिए ग्लास है, इस बोरोसिल ग्लास को मैं थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब कंसिडर कर लेता हूं। अगर इस टेस्ट ट्यूब में मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूं और मैंने एंजाइम इसमें डाल दिया है, केमिकल इसमें डाल दिया है, मैंने सारी कंडीशंस दे दी हैं, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर जितना मेरी बॉडी में कोई कंडीशन है वो पूरी कंडीशन मैंने इसको दे दी है, यानी मेरी बॉडी में जो तापमान है, जो पीएच है, वो सारी कंडीशन मैंने इस ग्लास को दे दी और इसमें रिएक्शन करने के लिए एंजाइम भी डाल दिया। क्या एक रिएक्शन मैं इस ग्लास में करवा लूंगा? आराम से करवा लूंगा। क्या वो रिएक्शन सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा मेरी बॉडी में होता है? बिल्कुल, सारी कंडीशन सेम है, रिएक्शन सेम है। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैं क्या कह सकता हूं? एक लिविंग रिएक्शन कह सकता हूं। ये भी सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन है जैसा मेरी बॉडी में होता है। तो अगर मैं कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन अपनी बॉडी के बाहर कराता हूं टेस्ट ट्यूब में, उसे मैं कहता हूं इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो, इन विट्रो यानी मेरी बॉडी के बाहर ये हो रहा है इन सेम कंडीशंस, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है इन विट्रो, लेकिन सेम कंडीशंस मैंने यहां पर दे दी है। जैसी कंडीशंस मेरी बॉडी में थी वो सेम कंडीशंस मैंने यहां पर दे दी हैं, इसे इन विट्रो रिएक्शन कहा। और अगर कोई रिएक्शन मेरी बॉडी में ही हो रही है, अभी इस टाइम पर मेरी बॉडी में ही खाना पच रहा है, तो इसे मैं क्या कहता हूं? इन वीवो रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो मेरी बॉडी में ही कोई रिएक्शन हो रहा है, इट इज इन वीवो, और मेरी बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन में करा रहा हूं टेस्ट ट्यूब में, इट इज इन विट्रो। तो जो इन विट्रो रिएक्शन है ये भी सेम मेरी बॉडी के रिएक्शन जैसा ही है, तो इसे मैं लिविंग रिएक्शन जरूर कह दूंगा। लेकिन इस कारण ये जो ग्लास है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी हो गया। ये जो ग्लास है ये कोई, या जो टेस्ट ट्यूब है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग थोड़ी हो गई? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं हुई। तो इसीलिए अगर मैं अपनी बॉडी के बाहर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म भी करा देता हूं इन सेल फ्री सिस्टम, यानी मेरे सेल के बाहर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूं, तो वो लिविंग रिएक्शन कहला सकता है। उस एक रिएक्शन को मैं लिविंग रिएक्शन कह दूंगा, लेकिन वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाने लग जाएगी टेस्ट ट्यूब की भैया ये भी रिएक्शन कर रही है। मैंने ही कराया ना, मैंने ही नॉर्मल कंडीशंस दी अपनी बॉडी जैसी, अदरवाइज इसके बस की कहां थी? नहीं थी। ये हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म का एक छोटा सा खेल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। बहुत प्यारे प्यारे अमेजिंग अमेजिंग छोटे छोटे दो टॉपिक है। उसके बाद एक इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस का टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास ही थोड़ी हैवी हो गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, तो 2.25 घंटा हो चुका है, नहीं 1.25 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। 7:30 बजे मैंने बनाना स्टार्ट किया था इस वीडियो को। हाँ, तो है हमारे पास टाइम, तो पहला टॉपिक हम लोग आधे घंटे में रैप कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल टाइम पे, है ना। बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखेंगे कि पहली क्लास ही खींच दी एकदम 3 घंटा 4 घंटा, ऐसा नहीं, टुकड़ों में चलेंगे। ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा क्लास डाल देंगे, लेकिन क्लास की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सेट रहे तो अच्छा है, आप लोग भी अच्छा महसूस करेंगे, शुरू में ही बैकलॉग ना हो जाए, इसलिए शुरू में थोड़ा लाइट चलेंगे जैसा मैंने कहा, 1-1.5-2 हफ्ते, और बाद में फिर जो है अपने एक्सेलरेटर पे पैर रख देंगे, ठीक है। ये हमने देखा, आराम से देखिए कॉन्शियसनेस, ठीक है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब, दो चीजों से कॉन्शियसनेस डिफाइन होती है। कॉन्शियसनेस के दो पार्ट है, एक द एबिलिटी टू सेंस, अपने एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, लाइट तेज है, सनलाइट की बात कर रहा हूं मैं, सनलाइट तेज है, सनलाइट धीमी है, सारी चीजें अगर आप सेंस कर रहे हैं, पानी की कमी है, पानी ज्यादा है, इफ यू आर सेंसिंग एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, इन द एटमोस्फेयर, दैट इज सेंस वाला पार्ट। अब आपने सेंस कर लिया है तो कुछ उखाड़ोगे भी, सिर्फ सेंस करने से तो काम नहीं चलेगा कि हाँ भैया मेरे को पता लग गया है पानी कमी है। भाई तुमने क्या किया, ये भी तो बहुत जरूरी है, बट हैव यू डन इन रिस्पॉन्स, वो भी बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसनेस के दो भाग होते हैं मेरे भाई। तो कॉन्शियसनेस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस, किसी को जिंदा रहना है तो अपने आसपास की चीजों को समझना ही पड़ेगा, तो मोस्ट ऑब्वियस फीचर है और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, इसलिए इसको बाप फीचर कह दिया, सब फीचर्स का बाप कह दिया कॉन्शियसनेस को। वेरी कॉम्प्लिकेटेड फीचर, अभी आप समझोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कॉन्शियस होते हैं, एक भी एक्सेप्शन नहीं है, देयरफॉर इट इज डिफाइनिंग फीचर, इसीलिए इसको हमने डिफाइनिंग की कैटेगरी में रखा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को और कॉन्शियसनेस को। तो पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सेंस करते हो एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को, और फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो टुवर्ड्स डिफरेंट सिग्नल्स और डिफरेंट स्टिमुलस, यानी आप फिर क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो अलग अलग स्टिमुलस या अलग अलग सिग्नल्स के प्रति कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो सेंस आपने किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, टंग है ना, टच करने के लिए हमारे पास स्किन है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंख है, वी हैव अ लॉट ऑफ सेंस ऑर्गन्स।
तो इससे हम सेंस कर लेते हैं कि एनवायरमेंट में क्या हुआ। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ चुटुर पुटुर चीज होती है, चाहे पूरा का पूरा सेंस ऑर्गन ना हो, लेकिन सेंस करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई सेंसरी आपकी चीज रहेगी। एंड उसी हिसाब से आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जैसे कोई फिजिकल स्टिमुलस है, जैसे भैया लाइट है, टेम्परेचर है, लाइट बढ़ रही है, कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कोई केमिकल है, कोई एसिड बेस कुछ गिर गया है आपका प्लांट के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर। कोई बायोलॉजिकल आपका स्टिमुलस है, वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक प्लांट है, इसके ऊपर इंसेक्ट बैठ गया है, तो मेरे भाई ये ट्रैप बंद हो जाएगा, उस इंसेक्ट को मसल देगा और इससे मिनरल्स चुरा चुरा के खाएगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये भाई, इंसेक्ट को मार के खाता है। तो मेरे भाई ये जो है आपके अलग अलग टाइप के सिग्नल्स हो गए। इन अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस को सेंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो दो चीजें आई आपके कॉन्शियसनेस में, आप सेंस कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके आसपास, एंड रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, उसके प्रति रिस्पॉन्स जाहिर कर पा रहे हो, कोई एक्शन ले पा रहे हो। दैट इज बेसिकली कॉन्शियसनेस। सो दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इनको पता है कि सराउंडिंग को कैसे सेंस करना है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। बट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग खुद के प्रति भी अवेयर है, खुद के प्रति भी जागरूक है, सेल्फ के प्रति भी अवेयर है। एनवायरमेंट के प्रति आप अवेयर हो तो यू आर कॉन्शियस, खुद के प्रति भी आप अवेयर हो तो यू आर सेल्फ कॉन्शियस। तो अगर मेरे भाई आप बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या एक डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? नहीं गुरुजी, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में थोड़ी पाया जा रहा है। ये जो आपका सेंस वाला काम है और रिस्पॉन्स वाला काम है, तो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है कि एनवायरमेंट को आप सेंस कर रहे हो, एनवायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। बट खुद के प्रति आप अवेयर हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये तो सिर्फ ह्यूमन में पाई जा रही है, ना प्लांट में पाई जा रही है, ना बैक्टीरिया में पाई जा रही है, ना फंगस में। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया नहीं जा रहा, तो डिफाइनिंग फीचर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हमें देखने को मिला। अब दिस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, और बहुत मजेदार है और बहुत शानदार है, और सुन के समझ के मजा आएगा। आराम से देखिए, प्लांट्स कैन शो। अब प्लांट जो है ये भी भैया कॉन्शियस है, तो ये भी कुछ एक्ट करते होंगे। जैसा हमने कहा कि सेंस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चेंजेस को। जैसे बैक्टीरिया मैंने बताया था, उस पर अगर आप कोई दवाई डालोगे मेम्ब्रेन को लॉक कर लेगा, तो उसने सेंस किया कि दवाई आ रही है मुझे मारने, और मेम्ब्रेन को लॉक करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, रिस्पॉन्स जाहिर किया, कुछ तो किया उसने। प्लांट भी एक जगह पे खड़ा रहता है, ये क्या करता है मेरे भाई, समझ लीजिए अगर लाइट की आप बात करें तो लाइट के प्रति इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? अगर समझ लीजिए लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, लाइट अच्छी आ रही है, तो लाइट का मतलब क्या होता है? फोटो, फोटो का मतलब ये होता है लाइट, है ना, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है फोटॉन्स, तो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब लाइट ही होता है। तो लाइट अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, लाइट कम फोटोसिंथेसिस कम। टेम्परेचर का क्या लेना देना है भैया? टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तापमान अगर ज्यादा है, गर्मी अगर ज्यादा है, तो पानी ज्यादा उड़ेगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी ज्यादा उड़ेगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। करेक्ट, वाटर लॉस ज्यादा होगा। तापमान कम है तो पानी भाप बन ही नहीं पा रहा है, तो वाटर लॉस भी कम होगा, पानी उड़ेगा भी कम। तो तापमान बढ़ा तो ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस हो गई, स्टोमेटा के थ्रू पानी लूज होना स्टार्ट हो गया। अगर कहीं पानी ही कम है तो आप और पानी उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक प्लांट को पता लग गया भैया मेरे पास तो पानी ही कम है, तो स्टोमेटा जो है इसके क्लोज हो जाएंगे, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे कि और पानी नहीं उड़ाना है। पॉल्यूटेंट है, कोई छोटा सा पॉल्यूटेंट आ गया है आपका यहां पर प्लांट में, घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी क्या करोगे भैया? पॉल्यूटेंट आ गया है, ये पॉल्यूटेंट अंदर ना घुस पाए, इसीलिए स्टोमेटा बंद कर लो। तो ये भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है। सिमिलरली मेरे भाई समझ लीजिए कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया है, जैसे समझ लीजिए माइमोसा पुडिका है, जिसको हम क्या कहते हैं? छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, है ना, छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जमा हो गई, ये इसका फेवरेट गाना है। माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट, छूते ही छुई मुई फोल्ड हो जाती है उसकी लीफ, तो उसने टच को सेंस किया और अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया, है ना। जो पानी है इनकी लीव से निकल करके आपका डंडी की तरफ, स्टेम की तरफ बढ़ने लगा, तो ऑस्मोटिक चेंजेस आ गए। अब पानी किसी लीफ में कम हो गया है तो वो सिकुड़ जाती है, पानी भरा हुआ है तो लीफ चौड़ी होती है। जैसे आपने टच किया, टच करते ही जो माइमोसा पुडिका की पत्तियां हैं इनसे पानी निकल निकल के स्टेम की ओर भागने लगा, तो आपका क्या हुआ? वहां पर लीफ कर्ल हो गई, मतलब बेसिकली इनफोल्ड हो गई। यस, ये आपने देखा। तो प्लांट भी अपना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स जाहिर कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस को लेकर के, अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के।
नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर, इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, खासकर इन सीजनल ब्रीडर्स। भाई समझ लीजिए कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसको फोटो पीरियड से मतलब ही नहीं है, ठंडी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी आर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, तो वहां फोटो पीरियड, फोटो यानी अगेन वही, फोटो मतलब लाइट, और पीरियड का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन, तो लाइट की ड्यूरेशन यहां बहुत मैटर कर जाती है, सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें प्लांट्स की, अगर आप बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ये जो आपका फोटो पीरियड है ये कैसे इफेक्ट कर सकता है प्लांट को। तीन प्रकार के प्लांट हो जाएंगे, एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको डे ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, जिनको आपका क्या चाहिए, लाइट ज्यादा देर के लिए चाहिए, तभी इनमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। लाइट अगर ज्यादा है तभी ये फ्लावर करेंगे। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स में किससे होती है, फ्लावर में होती है। तो अगर फ्लावरिंग ज्यादा होगी तभी आपके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां हैं, आपके फ्लावर के पास ही। यानी अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली तो फूल नहीं खिलेगा, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। सिमिलरली शॉर्ट डे प्लांट, इनको कम सनलाइट चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से कम सनलाइट चाहिए, कम सनलाइट में इनका फूल खिलेगा, गुलशन गुलशन, और तभी इनका रिप्रोडक्शन होगा। और डे न्यूट्रल प्लांट मतलब इनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन फोटो पीरियड, लेकिन जो फोटो पीरियड पे डिपेंड करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन भी फोटो पीरियड पे ही डिपेंड करेगा। अगर आप एनिमल की बात करें तो एनिमल को कैसे पता लग रहा है भैया कि गर्मी है कि सर्दी है, कि कौन सा सीजन आ गया है, सीजनल ब्रीडर है, इसको कैसे पता लगा गर्मी है सर्दी है। अगर फोटो पीरियड बढ़ गया है, दिन की लंबाई बढ़ गई है, टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो इनको पता लग जाएगा कि भाई दिन भी लंबा हो गया है, टेम्परेचर भी बढ़ गया है, गर्मी आ गई है, गर्मी में रिप्रोड्यूस करने वाले गुफाओं से बाहर निकल जाएंगे। अगर फोटो पीरियड गिर गया है यानी कि मेरे भाई टेम्परेचर कम हो गया है, अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो मेरे भाई विंटर ब्रीडर जो है इनको पता लग जाएगा भैया ठंडी आ गई है, रिप्रोडक्शन का मौसम आ गया है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जो सीजनल ब्रीडर है इनमें ये जो फोटो पीरियड है यही डिसाइड कर रही है कि कितनी आपकी यहां पर बेसिकली रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। यस, अब एक स्पेशल केस आता है कोमा पेशेंट का, कि कोमा पेशेंट जो होते हैं वो जिंदा तो होते हैं, दे आर बेसिकली लिविंग, लेकिन दे कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। लेकिन अभी जब ये बेड रिडन है, जब ये बेड पे सोए हुए हैं, बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो इनके कई सारे ऑर्गन्स को मशीन से सपोर्ट किया गया है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस अभी इनमें नहीं है, लेकिन ये लिविंग है, क्योंकि इनकी बॉडी का कुछ पार्ट काम कर रहा है। तो इन्हें एक स्पेशल टर्म दी जाती है जिसे कहते हैं ब्रेन डेड, यानी इनका सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला जो पार्ट है वो आपका गायब हो चुका है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें इनकी बॉडी कर पा रही है, एंड दे कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, है ना। तो जब तक किसी पेशेंट को प्रॉपरली डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता, बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता कोमा पेशेंट को, तब तक उसे ब्रेन डेड कहा जाता है, कि अभी इनकी सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस गई है। और अगर वो वापस आ जाते हैं लाइफ में उठ करके, कांग्रेचुलेशंस, तो दोबारा से उनको जो है ब्रेन डेड वाली टर्म हटा देंगे, पहले भी लिविंग थे अब भी लिविंग है। जब कोमा में है तब भी जिंदा है, बाद में अगर नॉर्मल लाइफ में आ गए तब भी जिंदा है। अगर बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर कर दिए गए तब हम बोलेंगे कि डेड है। जब तक कोई पेशेंट कोमा में है वो बस सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो हम कहते हैं कि इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की फिलहाल जो है बैंड बच चुकी है। ऑलराइट, ये हम लोग कह सकते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम में घुस जाओ मेरे भाई, खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के। नाम में कवि कहते हैं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इमर्जेंट मतलब इमर्ज करना मतलब बेहतरी की ओर बढ़ना, एक बेनिफिट की ओर बढ़ना, अच्छाई की ओर बढ़ना, एडवांस होते चले जाना, दैट इज इमर्जिंग। तो बायोलॉजिकल लेवल पे आप बायोलॉजी की जब चर्चा करते हैं, जब आप एक एक लेवल बढ़ाते हैं तो आप इमर्ज करते चले जाते हैं। भाई केमिकल से बायोमोलिक्यूल्स बने, एटम्स, मॉलिक्यूल से बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल्स बनी, सेल ऑर्गेनेल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। हर लेवल पे जब आप जाते जा रहे हो तो आप एडवांस होते जा रहे हो। एज एन ऑर्गेनिज्म जो मैं कर सकता हूं, क्या सिर्फ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कर सकता है? नहीं सर, और भी चीजें हो रही है मेरे अंदर।
तो मैं ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप्ड हूं, मेरा एक सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कर पा रहा है, क्या वो अकेला स्टमक कर पाता? नहीं सर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है, अकेला ऑर्गन सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है, अकेला ऑर्गन उतना डेवलप नहीं था। स्टमक एज एन ऑर्गन जो कर पा रहा है, क्या वो उसके अलग अलग टिश्यूज अकेले अकेले कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। जब मिले, जब इनका संगठन हुआ, तब इन्होंने एक बेटर चीज बनाई। तो बायोलॉजी में जब भी आप हायर लेवल पे जाते हो, लोअर लेवल की चीजें इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक संगठन बनाती हैं और बेहतरी की ओर बढ़ती हैं। इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन एंड इमरजेंस। नीचे के लेवल की चीजें इंटरेक्ट करेंगी, हायर लेवल की चीजें बनाती जाएंगी, फिर वो चीजें इंटरेक्ट करेंगी और हायर लेवल की चीजें बनेंगी, फिर वो चीजें इंटरेक्ट करेंगी और हायर लेवल की चीजें बनेंगी, और ऐसे करते करते टिक 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 करते करते आप हायर लेवल की चीजें बनाते रहते हैं। सो ऑल लिविंग प्रोसेसेस आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। अंडरलाइंग यानी नीचे, यानी एट लोअर लेवल, यानी हायर लेवल पे जो भी बनता है वो लोअर लेवल की चीजों में इंटरेक्शन की वजह से बनता है, और लोअर लेवल की चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं तो ही हायर लेवल की चीजें बनती हैं। यानी थिंग्स एट लोअर बायोलॉजिकल लेवल इंटरेक्ट्स, छोटे लेवल की चीजें, छोटी बातचीत होगी पहले, आपस में चीजें इंटरेक्ट करेंगी एंड ज्यादा डेवलप्ड अगला लेवल आपका तैयार होगा। फॉर एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल्स ने इंटरेक्ट किया तो कुछ ऑर्गेनेल्स बनाई। ऑर्गेनेल्स जो हैं दे आर बेटर देन बायोमोलिक्यूल्स। सिमिलरली ऑर्गेनेल्स ने सेल बनाया, सेल आर बेटर देन ऑर्गेनेल्स। सेल्स ने इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाया, टिश्यूज आर बेटर देन सेल। टिश्यूज ने इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन आर बेटर देन टिश्यूज। ऑर्गन ने इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनाया, दे आर बेटर देन ऑर्गन। एंड ऑर्गन सिस्टम ने इंटरेक्ट करके ऑर्गेनिज्म बनाया, ये आपका सबसे हायर लेवल का है, सबसे प्रोफाउंड लेवल का है। तो बायोमोलिक्यूल्स उतने एडवांस नहीं थे, ऑर्गेनेल्स ज्यादा एडवांस थी, सेल और ज्यादा एडवांस थे, टिश्यूज और ज्यादा एडवांस थे, एंड सो ऑन, ऐसे करके गाड़ी अपनी आगे चलती रही, आगे बढ़ती रही। हर बार छोटी चीज इंटरेक्ट करके और बड़ी चीज बनाती गई, इंटरेक्ट करके और बड़ी चीज बनाती गई, इंटरेक्ट करके और बड़ी चीज बनाती गई, यानी इंटरेक्ट करती गई, इमर्ज करती गई, बेहतर होती गई, इंटरेक्ट करती गई, इमर्ज होती गई, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज। इसलिए कहा इंटरेक्शन से ही आगे चल के, लोअर लेवल पे इंटरेक्शन से ही आगे चल के इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। इतनी बात हमको समझ में आई, इतनी बात हमको पकड़ में आई। सो नाउ अभी हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में चर्चा कर ली है। इन सारे फीचर्स के बेसिस पे हम लोग एक डेफिनेशन तैयार करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक डेफिनेशन तैयार करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग मतलब रेप्लिका बनाना यानी कॉपी बनाना। सो दे कैन बेसिकली रिप्रोड्यूस, पहला खुद की भी कॉपी बना सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, एंड दे कैन रेप्लिकेट देयर डीएनए, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी ये क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इवॉल्विंग, इवॉल्व करते हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये कर रहे हैं, इवॉल्व करेंगे, अडेप्ट करेंगे, बेटर बनते चले जाएंगे विद टाइम, देयरफॉर बिकम बेटर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट भी कर सकते हैं, अपने अंदर होने वाले जो सारे की सारी चीजें हैं उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपके ब्लड में शुगर लेवल अगर बढ़ गया है तो आप क्या करोगे? इंसुलिन नाम का हार्मोन तैयार कर लोगे जिससे शुगर लेवल कम हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी का ध्यान रखने का काम भी आपका ही होता है कि आपके लिए सही है कि आपके लिए गलत है। नॉर्मली वो भी उस प्रकार से बॉडी आपकी तैयार होती है, तो आप रेगुलेट भी कर पाते हो। इंटरैक्टिव सिस्टम, एक दूसरे से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स, एंड केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है, सिग्नल्स जो है, इन पे आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड भी करते हो, यानी कॉन्शियस भी हो, सेंस करते हो और रिस्पॉन्ड भी करते हो। तो आपके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस भी है। ये भी हम लोगों ने देखा है ना। इंटरैक्टिव सिस्टम यानी इंटरैक्ट भी करते हैं आपस में भी, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इंटरैक्ट एंड इमर्ज करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है। लोअर लेवल पे चीजें इंटरैक्ट करती हैं एंड हायर लेवल पे इमर्ज करती हुई चली जाती हैं। ये भी आपने देखा, ये भी आपने सीखा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर, आए 2 स्लाइड सेम सेम आ गए।
हाँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ऐसे याद कर लो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग दोनों एक जैसे हैं, इवॉल्विंग, इंटरेक्टिंग एंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। 5 चीजें हमने यहां पर, अभी पेन गिर गया भैया, ये हम लोगों ने देखा। एनसीईआरटी क्रक्स, यानी एनसीईआरटी में कुछ छोटी मोटी बातें जो बीच में छूट जाती हैं, तो ये मैं पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। अब मेरे दोस्त यहां पर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ना एनोटेटेड एनसीईआरटी डेली बेसिस पे देता रहूंगा। ये हमारा क्यूआर है, यहां पे जुड़ जाइए फॉर प्रैक्टिस शीट्स एज वेल एज फॉर एनोटेटेड एनसीईआरटी एंड नोट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको मैं एनोटेटेड एनसीईआरटी दे दूंगा। तो जिन लोगों को अभी ये कंटेंट लग रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं है, नीट के सिलेबस में है, और मैंने पहले भी बता दिया था, बट स्टिल एक बार आपकी जानकारी के लिए दोबारा बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर हैं, सिलेबस का पार्ट है, तभी पढ़ा रहा हूं। बेवकूफ थोड़ी हूं, आगे बढ़ सकता हूं ना। पहले दिन ही टाइम पास करने का इरादा थोड़ी है मेरा, किसी भी दिन नहीं होता वैसे तो, बट स्टिल। तो एनसीईआरटी की कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं, उन बातों को भी हम लोग निकाल लेते हैं और उनको भी एक बार देख लेते हैं। भाई पहली बात, लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स। गुरुजी ये तो हमें पता है, लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स। कितना डाइवर्स भैया? लिविंग वर्ल्ड इतना डाइवर्स है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड टिल डेट। आज तक हम लोगों ने इतनी सारी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है बढ़िया तरीके से। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये फ्लोरिश करते हैं इन ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल हैबिटेट एज वेल एज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, यानी ऐसी जगह जहां हमें लगता है कि लाइफ नहीं पाई जा सकती है, वहां भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमो यानी एक्सट्रीम कंडीशंस यानी हार्श कंडीशंस, एंड फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी हार्श कंडीशन को प्यार करने का काम करते हैं। लविंग है तो मेरे भाई इसे हम क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यूजुअली खतरों के खिलाड़ी होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं, तो इन्हें कहेंगे थर्मोफिल। थर्मोमीटर टेम्परेचर आपने काम आता है, तो टेम्परेचर से संबंधित है थर्मो शब्द, तो थर्मोफिल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। एसिडोफिल हाई एसिडिक कंडीशन पे रह सकते हैं। बैरोफिल, बैरोमीटर इज टू मेजर द प्रेशर, हाई प्रेशर पे रह सकते हैं। हेलोफिल, हेलो मतलब सॉल्ट होता है, तो हाई सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं। यस, तो एक्सट्रीमोफिल भी हो सकते हैं, यानी ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि जीवन का होना संभव ही नहीं है, वहां पर भी आपको बल्ले बल्ले भंगड़ा पाते हुए दिख जाएंगे आपके कौन? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी देख सकते हैं आप इनको। सम ऑर्गेनिजम्स कांट बी सीन बाय नेकेड आईज, यानी आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनको आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाम से ही पता लग रहा है माइक्रो यानी बहुत छोटे, जिनका साइज ही माइक्रोमीटर्स में होता है, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। दे आर सीन बाय अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रो माइक्रो शब्द आ रहा है, सीन बाय माइक्रोस्कोप, एक ऐसा डिवाइस जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो चीजों को देख सकते हो, इसे आप माइक्रोस्कोप कहते हो। तो यूजुअली इनका साइज जो है कितना बड़ा होता है? साइज यूजुअली इन माइक्रोन्स, साइज यूजुअली इन माइक्रोन्स, माइक्रोन्स यानी माइक्रोमीटर में, राइट। तो एक माइक्रोमीटर कितना होता है? एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना होता है। करेक्ट। तो ये आपके माइक्रोब्स हो गए जो कि आपके आसपास पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर, जो कि आपको अगले लेक्चर में और डिटेल में पता लगेंगे। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं दोनों के दोनों ही, बैक्टीरिया भी प्रोटिस्टा भी। तो यूजुअली इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, दैट्स व्हाई इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक ऐसी लाइन है जो एनसीईआरटी में छुपी हुई है कि आपके नेचर में, प्रकृति में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैंने लाल से लिखा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई झगड़ा दंगा पंगा, यानी नेचर में ऐसी भी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर ईट्स या हंट्स डियर। भाई टाइगर जो है ये हिरन को मार के खाता है, तो डियर और टाइगर के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है। लेकिन कॉपरेशन भी हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे हमारा प्यारा चिकलू राजा जो है उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, जैसे आई लव चिकलू, तो मेरे और चिकलू के बीच में क्या है? प्रेम है, तो कॉपरेशन है, मैं उसका ख्याल रखता हूं, वो मेरा ख्याल रखता है, राइट। तो दो प्रकार की चीजें हो सकती है नेचर में, या तो आप साथ मिलजुल के रह सकते हो, आपका इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है, या आप किसी पर डिपेंड करते हो तो उसको आपको मार के खाना भी होगा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। दिस इज एनसीईआरटी क्रक्स, जहां आपको मोटी मोटी चीजें अधिकतर पता लगी हैं। नाउ हमारी नई एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी एक बड़ा टॉपिक है, तो आई गेस हमारा पौना 2 घंटा जो है वो आई गेस इट्स ओवर है ना, 5 मिनट रहती हैं, तो 5 मिनट थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, क्योंकि पहली क्लास थी, मैं अगेन वही बता रहा हूं, मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करा सकता था अगर आप बोलेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा। अगर आप कहेंगे कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को एक और लेक्चर दे दो, तो मैं बना लूंगा, क्योंकि देखो मैं लेकर के आया हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो मैं पूरा पढ़ाने के लिए तत्पर तैयार भाई, रात को बैठ करके मैंने दबा के कंटेंट लिखा है भाई, इतना प्यारा कंटेंट लिखा है, क्वेश्चन वोश्चन लगाए हैं। पर अभी ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे, बिकॉज अब मेन टॉपिक पे अभी आप बढ़े नहीं। बहुत प्यारा कंटेंट, मतलब एक एक चीज इतनी हाईलाइटेड है कि आपको देख करके हैरानी हो जाएगी जब आप ये चैप्टर पढ़ के निकलेंगे कि भाई गुरुजी क्या कर दिया है आपने, बवाल काट दिया है। रिवीजन में इतनी आसानी हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए इसीलिए तैयार था, क्योंकि मेरे को आपके लिए चीजें आसान करनी है। मेरे लिए तो चीजें आसान है ही एज अ टीचर, लेकिन दोबारा से स्क्रैच से सब कुछ बनाना इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी भी कंटेंट के साथ या फिर अपनी मेहनत के साथ। चाहे मेरे को एक चैप्टर की स्लाइड बनाने में 8-10 घंटा लगे, लेकिन मैं अपने हाथ से ही लिखूंगा, मुझे वो फ्लेवर देना है आपको। जब आप रिवाइज करें आपको लगे कि मास्टर साहब ने मेहनत की है, गुरुजी ने इतनी मेहनत की है, हमें भी करनी चाहिए। दैट शुड बी द गेम। यस, तो पहला लेक्चर देखो भाई, छोटा रखा है, जानबूझ के रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास वक्त है ना। और आप बोलोगे तो शाम को कोई ना कोई एडिशनल लेक्चर में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर पीछे पीछे 12th भी स्टार्ट करा दो, मैं स्टार्ट करा दूंगा। जैसा आपको 100 दिन में मुझे चलाना है आप चला सकते हो। आप कहोगे सर पीछे से इकोलॉजी स्टार्ट कर दो, सर यहां से 11वीं आपकी स्टार्ट ही है, सर बॉटनी पहले करा दो, जूलॉजी बाद में करा देना, जूलॉजी पहले करा दो, बॉटनी बाद में करा देना। जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। आई विल बी टेकिंग योर फीडबैक्स, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच है, तो मैं अपना जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं कोई चैप्टर, मेरा मन किया कि मेरे को यार बायोडाइवर्सिटी, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी, इसी चैप्टर में मेरे को मन किया यार बायोडाइवर्सिटी क्यों ना मैं साथ साथ पढ़ा दूं। दिमाग खराब हुआ, अगले वीक में बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड कर दी, वो दे दी आपको। सिमिलरली कोई यूनिक सा टॉपिक लगा यार कंप्लीट करा देना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर करा देना चाहिए साथ साथ, वो करा दिया। जहां हमारा लिंक बैठेगा वहां रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग करते हुए चलेंगे, तभी तो मेरे भाई आपके और मेरे बीच में सिनर्जी बहुत ज्यादा सॉलिड रहेगी। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे बीच में तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, जान झोंक दें मेरे भाई पढ़ाई में, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। शुरू का जैसा मैंने बताया, अब हम 5 तारीख पे बैठे हैं, 15 तारीख तक मान लो, आप 15-16 तारीख तक मान लो कि मकर संक्रांति तक कंटेंट में लाइट ही रखूंगा। लाइट मतलब वही आपका 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है मैक्स। जैसे आज 1 घंटा 45 मिनट पे मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे चलते 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 कंटेंट विल गेट डेंस। क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक बड़ी हो जाएंगी, कई बार छोटी भी रहेंगी। कि समझ लीजिए कोई चैप्टर मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ा है, 2 टुकड़े बड़े बड़े ले लिए, तीसरे दिन आपको थोड़ा लाइट दे दिया कि 1 घंटे का लेक्चर डाल दिया, जिससे आपका रिवीजन का टाइम भी मिले। लेकिन ओवरऑल मजा बहुत आने वाला है, एक एक चीज क्लैरिटी से आपको पता लगेगी। अगर मेरे दोस्त सच में दिल से ये लेक्चर अगर आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ गया, लिविंग वर्ल्ड के डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर आपने खोल के रख दिया है, चीर फाड़ के रख दिया है, क्योंकि समझाने पे मेरा पूरा फोकस था। अगर मेरे दोस्त मजा आया तो एक बार तारा रारा की बारिश हो जाए इन द कमेंट सेक्शंस, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, पढ़ता हूं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज दिस इज फॉर यू ओनली। पूरी जारविस आर्मी भाई नीचे हाहाकार मचा दो, और अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। कंप्लीट तो अभी भी कर सकते हैं, आपके कमेंट में देखूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेनली अपना क्वेश्चन वाला पार्ट ही बचा है। मेनली क्वेश्चन ही है और थ्योरी का पार्ट थोड़ा कम ही है, 12-13 स्लाइड्स है,
तो मुश्किल से 2 घंटे का लेक्चर और बचा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा समझने का है। जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, इट इज मोर कंसेप्चुअल देन व्हाट वी हैव रेड। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है, तो इसमें और मजा आएगा। और मजा आएगा तो भैया खोल के रख देंगे गेम को, यही करना है हमें। तो टेलीग्राम चैनल जो है, इस पे आप जरूर जुड़ जाइएगा एक बार, राइट। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना मेरे भाई, बहुत मस्त कंटेंट आने वाला है। कुछ आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, धीरे 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 चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको आनंद आता चला जाएगा। दैट इज अ प्रॉमिस, ये आपके विपू भैया का प्रॉमिस है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, एंड का टाइम है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अच्छे से खाओ पियो ऐश करो मित्रों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। दिन में अपना एक टारगेट बनाओ कि 6 घंटे की मेरी क्लासेस हैं, तो मैं 5.5 घंटे में देख लूंगा। अच्छे तरीके से नोट्स को ही रिवाइज करो। अभी याद करने में पूरा फोकस, याद करने, समझने, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से चीजों को बेहतर तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हो, उतना लिख लिख के नहीं कर सकते। मेरे साथ पेन लेकर बैठा करो, जो मैं लिख रहा हूं छोटी मोटी चीज वो सब लिख सकते हो आप अपनी एनसीईआरटी में या मेडिजी किताब में, लेकिन मेरे भाई उसके अलावा नहीं। और जूलॉजी की किताब अगर चाहिए तो जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करो, उस हिसाब से मैं काम पे लगूंगा। तो मैं थोड़ा और भाई कम सोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपको सच में नीड है कि गुरुजी हमको तो आपके हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए, जस्ट लाइक बॉटनी मेडिजी, एक जूलॉजी मेडिजी तगड़ा सा, मतलब मेडिजी तो नहीं, कुछ बना दीजिए, कुछ भी आपका एंड टाइम में 100-150 पेज के जो नोट्स हो सके, जिससे पूरा पेपर लड़ जाए। तो अगर ऐसा कुछ तैयार करना है तो बताइए मेरे भाई, फिर करते हैं खेल चालू। यस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, ख्याल रखो, प्यार देते रहो, थैंक यू, बाय बाय। मिलता हूं अगले सेशन में, जहां इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, देन एनिमल किंगडम, सिस्टमैटिक्स यूनिट को रैप कर देंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, एंड देन बढ़ेंगे फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर। लेक्चर में मजा आया तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलता हूं कल, बाय बाय।